सभी साथियों को राम राम। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जीके जीएस बाय हरीश भारद्वाज ऑफिशियल YouTube चैनल के अंदर। जैसे कि आप सभी जानते हैं साइंस की हमारी जो है सीरीज चली हुई है और साइंस की सीरीज में जो है अब हम जो है बायोलॉजी के ऊपर आ गए हैं और बायोलॉजी का जो है आज हम कौन सा चैप्टर करने वाले हैं तो बायोलॉजी का हम जो है फोर्थ चैप्टर करने वाले हैं मेरे भाई। ठीक है, फोर्थ चैप्टर करने वाले हैं जिसका नाम है कोशिका विज्ञान। इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं? साइटोलॉजी बोलते हैं। ठीक है, बहुत ही मेन चैप्टर है, यहां से क्वेश्चन आपके पूछते ही पूछते हैं, इसीलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखना। बिल्कुल सारा कुछ मैंने इस वीडियो में डाल दिया है, एनसीईआरटी की चीजें डाल दी हैं प्लस एनसीईआरटी का सरल भाषा में जो है अनुवाद कर दिया है। और उसके बाद भी जो मुश्किल मुश्किल शब्द बच जाएंगे ना, पूरे चैप्टर में 5 से 7 शब्द ऐसे होंगे जिनका मतलब आपको समझना बेहद जरूरी है। इसके बाद आप जज कर पाएंगे, चाहे इस चैप्टर से कितने भी क्वेश्चन आ जाएं वो सारे आप कवर कर लेंगे मेरे भाई। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। थोड़ा सा पहले बता देता हूं हमारी जो कंप्लीट साइंस की सीरीज चल रही है इसके अंदर हम कैसे कर रहे हैं। तो कंप्लीट साइंस के बारे में थोड़ा सा बता देता हूं। और इसके अंदर जो है फिजिक्स को हम कंप्लीट कर चुके हैं, ठीक है, और केमिस्ट्री को भी हम कंप्लीट कर चुके हैं। और अभी हमारा क्या चल रहा है, बायोलॉजी का जो है सेक्शन चल रहा है। बायोलॉजी में भी हम जो है 9 से 10 चैप्टर करेंगे और आज हम जो है फोर्थ चैप्टर पर आ गए हैं मेरे भाई। ठीक है, तो ऐसे ही हम ये पूरा रास्ता तय करने वाले हैं। सारी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएंगी। टेलीग्राम अभी जो है वर्क नहीं कर रहा है, उम्मीद करते हैं बहुत जल्द जो है इसके ऊपर से बैन हट जाएगा। फिर भी आप जो है अभी फिलहाल के लिए जो है व्हाट्सएप चैनल को जो है ज्वाइन कर लेना मेरे भाई। ठीक है, व्हाट्सएप का लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसको ज्वाइन कर लेना, क्योंकि ज्वाइन करने के बाद जो है नोटिफिकेशन आपको वीडियो का मिल जाएगा। फिर भी बता देता हूँ, रात को रोज 8 बजे जो है ये वीडियो आ जाता है मेरे भाई। ठीक है, रात को रोज 8 बजे ये वीडियो आ जाता है। तो चलिए बिना किसी टाइम वेस्ट के वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। कोई भी अगर आपका डाउट क्वेरी सजेशन हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता दीजिएगा। और एक और आपको बता देता हूं, जैसे कि आप सभी जानते हैं हरियाणा पुलिस जो है प्रोसेस में चल रहा है। ठीक है, बस एक लास्ट लाइन आपको बता देता हूं, हरियाणा पुलिस प्रोसेस में चल रहा है पिछले 1-1.5 महीने से। और अभी जो है लाइन में लग गया है ग्रुप डी मेरे भाई। ठीक है, एचएसएससी ग्रुप डी भी लाइन में लग गया है, GROUP। ठीक है, ग्रुप डी लाइन में लग गया है, क्योंकि आप सभी जानते हैं इसका नोटिफिकेशन आ चुका है मेरे भाई। और एक और लाइन में लगा हुआ है जिसका नाम है पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट मेरे भाई। ठीक है, थोड़ा सा बता देता हूं, एक सेकंड, पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट, हाई कोर्ट क्लर्क की ये वैकेंसी है मेरे भाई। ठीक है, क्लर्क की ये वैकेंसी है। तो ये वर्तमान में हरियाणा में 3 एग्जाम चले हुए हैं और तीनों ट्रेंडिंग में है, तीनों में बहुत अच्छी जॉब है मेरे भाई। ठीक है, तीनों के लिए मेहनत आपको करनी पड़ेगी। अब डाउट ये है कि इनका जो है एग्जाम कब तक हो सकता है, तो ये एग्जाम यहां पर बताना संभव नहीं है कि एग्जाम डेट क्या हो सकती है। तीनों की सेपरेट मैं वीडियो बनाऊंगा, मतलब कि एक ही वीडियो में तीनों का बता दूंगा कि कब तक जो है आपका एग्जाम हो सकता है। तो ये वीडियो आपकी कल आएगी, तो कल वाली वीडियो जो है पूरी आप देख लेना, जिससे आपको जो है अंदाजा लग जाएगा कितने दिन आपके जो है बचे हुए हैं मेरे भाई। ठीक है, तो उसके बारे में कल हम विस्तृत से चर्चा करेंगे कल वाली वीडियो में, आज नहीं करेंगे क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा मेरे भाई। ठीक है, तो चलिए आज का जो है हम स्टार्ट कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को स्टार्ट नहीं करेंगे, एमसीक्यू तो हम सबसे लास्ट में देखते हैं। जैसे कि आप सभी जानते हैं, पहले हम पूरे चैप्टर का सारांश पढ़ लेंगे, एनसीईआरटी डेफिनेशंस पढ़ लेंगे, उसके बाद जो है हम इस टोटल चैप्टर से जो है 25 जो है क्वेश्चन यहाँ पर देख लेंगे, जिससे आपको पूरी अच्छी तरीके से समझ हो जाएगी इस चैप्टर के बारे में मेरे भाई। ठीक है, तो यहां से हमारा जो है पूरे चैप्टर का जो है सारांश स्टार्ट होगा। और सारांश बिल्कुल आसान भाषा में मैंने लिख दिया, सब कुछ आपको बिल्कुल आसान भाषा में समझ आएगी। फिर भी जो है 1-2 चीजें मैं यहां पर आपको बताना चाहूंगा मेरे भाई। ठीक है, ये चैप्टर किसके बारे में है? कोशिका के बारे में है। ठीक है, कोशिका के बारे में। और थोड़ा सा मैं आपको यहां पर बताना चाहूंगा मेरे भाई। ठीक है, क्या बताना चाहूंगा, तो मैं यहां पर कोशिका के बारे में आपको सिर्फ इतना सा बताना चाहता हूं, जैसे हमारा एक पूरा घर है, आप भी तो घर में ही रहते हो ना, मैं भी घर में रहता हूं, तो हमारा घर बनाने के लिए किसकी जरूरत पड़ती है, थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा। घर बनाने के लिए, ठीक है, घर बनाने के लिए जरूरत किसकी होती है मेरे भाई? ईंटों की जरूरत होती है। ठीक है, ईंटों की जरूरत होती है। वैसे ही हमारे, हमारा लिखो ना, हमारे नहीं, हमारा लिखो, हमारा शरीर, ठीक है, पेड़ पौधे पौधे और जीव जंतु किससे बने होते हैं मेरे भाई? कोशिकाओं, इंग्लिश में क्या बोलते हैं मेरे भाई? इंग्लिश में सेल बोलते हैं। ठीक है, से बने होते हैं, से
बने होते हैं। ठीक है। और एक और चीज आपसे पूछी जा सकती है जो कि मोस्टली जो एग्जाम होते हैं ना, एग्जामिनर होते हैं, वो एक क्वेश्चन मोस्टली फेवरेट है, पूछता ही पूछता है, चाहे आप कोई भी एग्जाम ले लेना, HSSC, रेलवे, DSSS, कोई भी एग्जाम ले लेना, आपसे क्वेश्चन क्या पूछता है कि भाई शरीर की रचनात्मक और कार्यात्मक इकाई, शरीर की रचनात्मक, रचनात्मक गलत लिख दिया ना, ये कोई बात नहीं, और कार्यात्मक इकाई कौन सी होती है मेरे भाई? तो ये कोशिका ही होती है। ठीक है। कोशिका को ही क्या कहा जाता है? शरीर की रचनात्मक और कार्यात्मक इकाई कहा जाता है मेरे भाई। आई बात समझ में? इसके बाद हम थोड़ा सा और आगे चलते हैं मेरे भाई। ठीक है। अब आपके माइंड में यह आ रहा होगा जो ये कोशिका होती है ये किस किस के अंदर पाई जाती है मेरे भाई। ठीक है। ठीक है। किस किस के अंदर पाई जाती है? तो कोशिका हर उस चीज में पाई जाती है जिसे हम सजीव कहते हैं मेरे भाई। ठीक है। आई बात समझ में? हर उस चीज में पाई जाती है जिसे हम सजीव कहते हैं। ठीक है। सजीव मतलब क्या होता है भाई? लिविंग होता है। ठीक है। लिविंग, लिविंग कहते हैं। जिसके अंदर जीवन होता है ना उसी के अंदर लिविंग कहते हैं। ठीक है। जिसके जिसके अंदर जीवन होता है, जिसके अंदर लाइफ है, जो सांस ले सकता है, उसके अंदर जो है कोशिका पाई जाती है। सिंपल सी बात है मेरे भाई। आई बात समझ में? ये चीज आपको याद रखना है। किस किस के अंदर पाई जाती है कोशिका? तो कोशिका हर उस चीज के अंदर पाई जाती है जिसे हम जो है सजीव कहते हैं मेरे भाई। ठीक है। जैसे कि बात कर लेते हैं मेरे भाई, इंसान की बात कर लेते हैं, हमारी बात कर लेते हैं इंसान की। तो इंसान में क्या होता है भाई? हमारा जो पूरा शरीर होता है किससे बना होता है? पूरा शरीर अरबों कोशिकाओं से बना होता है। चल रही है ना? ठीक है। कोशिकाओं से बना होता है। ठीक है। ये हो गई इंसान की बात। इसके बाद करते हैं पेड़ पौधों की बात। ये छोटे छोटे डिफरेंस है, पौधों की बात, पौधों। ठीक है। यहीं से क्वेश्चन पूछता है आपको। ये बेसिक बेसिक चीजें हैं जो मैं यहां पर लिख रहा हूं ना, ये छोटी छोटी डेफिनेशन है जो आपको पूरे चैप्टर में पता होनी चाहिए मेरे भाई। ठीक है। अब पेड़ पौधे की बात करें तो पौधों में भी कोशिकाएं से, मतलब जो पौधे होते हैं ना, पौधे, ये भी, पौधे भी कोशिकाओं से बने होते हैं। बस उनकी कोशिकाएं थोड़ी अलग होती है। ठीक है। कोशिकाएं अलग होती हैं। कैसे अलग होती हैं? जैसे उनमें कोशिका भित्ति होती है जो हम में नहीं होती, जो हम में यानी कि इंसानों में नहीं होती। ठीक है। ठीक है। हम में नहीं होती। चलो अभी मैं ये चैप्टर रिकॉर्ड कर रहा हूं। ठीक है। आज क्या तारीख है? 22 जून तारीख है और अभी 11:27 हो रहे हैं। और अभी अभी जो है HSSC के चेयरमैन सर हैं, जो हिम्मत सर हैं, उनका एक ट्वीट आया है मेरे भाई। ठीक है। थोड़ा सा आपको बता देता हूं क्या लिखा है। HSSC CET ग्रुप डी रजिस्ट्रेशन जो है कितना हो गया? ये इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 1,00,000 जो है 71,000 ये हो गया। और फाइनल सबमिट जो है, मतलब कि अभी तक रजिस्ट्रेशन कितनों ने किया है थोड़ा सा बता देता हूं मेरे भाई। रजिस्ट्रेशन कितनों ने कर दिया है? ये कितना हो गया भाई? 17, ये अभी ट्वीट आया है, मैं वही पढ़ रहा हूं फोन पे। ठीक है। 17, 36 आया मेरे भाई। ठीक है। ये आया कितना हो गया? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 1,71,000 हो गया मेरे भाई। ठीक है।
1,71,000। ठीक है, इतने बच्चों ने रजिस्ट्रेशन करवा लिया, लेकिन फाइनल सबमिट कितने ने किया है मेरे भाई? तो फाइनल सबमिट अभी तक किया है मात्र 65,000 ने। ठीक है, 65,821 लोगों ने जो है अभी तक ये जो है फाइनल सबमिट कर चुके हैं मेरे भाई। तो ये आंकड़ा बहुत कम है, अभी तक दो से 3 दिन हो चुका है। और मुझे ऐसा लगता है कि अभी भी बहुत सारे बच्चे जो है ना वो मोस्टली डाउट में बैठे हैं कि यार वैकेंसी तो कम आएगी, क्या रिस्क लें या फिर ना लें मेरे भाई फार्म भरने का, क्योंकि 500 रुपये लगने वाले हैं। देखिए इसके बारे में भी डिटेल से मैं कल वाली वीडियो में बताऊंगा कि आपको फार्म भरना चाहिए नहीं। वैसे अभी छोटा सा बता देता हूँ, डेफिनेटली आपको फार्म भरना चाहिए, इतना सोच विचार नहीं करना चाहिए। 500 कोई बड़ी चीज नहीं है, लेकिन देखो मैं सिंपल सा ये बताता हूं, आपका सिलेक्शन हो या ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, मैं क्या कह रहा हूं, आपका सिलेक्शन ग्रुप डी में हो या ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क सिर्फ इतना सा इससे पड़ता है, फर्क सिर्फ इतनी सी बात से पड़ता है, क्या आप ईमानदारी से काम कर सकते हैं, क्या आप अपनी जिम्मेदारी के प्रति ईमानदार रह सकते हैं, क्या सिर्फ आप जब पढ़ाई करोगे तो लॉयल रह सकते हैं कि हाँ मैं 5 से 6 घंटे सिर्फ एनसीईआरटी ही पढ़ूंगा तो पढ़ूंगा मेरे भाई, मैं स्क्रॉल नहीं करूंगा, रील नहीं करूंगा स्क्रॉल, 3 घंटे तक रील ही स्क्रॉल करते रहूंगा। मैटर ये करता है, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू तो यही कहता है, देखिए आप फार्म भरिए, मैटर नहीं करता कि आपका सिलेक्शन हो ना हो, आपको सरकारी नौकरी मिले या ना मिले। ठीक है, कोई भी भूखा नहीं मरता, ये सच्चाई है मेरे भाई। इस संसार में, पूरे संसार में जरूरी नहीं है कि सरकारी नौकरी नहीं लगी तो आप मर जाओगे मेरे भाई, जिंदगी में कुछ और नहीं कर पाओगे। बहुत सारे मल्टीपल्स जो हैं चॉइसिस हैं, मल्टीपल्स थिंग्स हैं करने के लिए आपके लिए। बस जरूरी यही होता है हर चीज में कि क्या आप ईमानदार हैं या नहीं, जो भी आप काम कर रहे हो, क्या आप कंसिस्टेंसी रख सकते हैं या नहीं रख सकते, क्या आप जो है हार्ड वर्क कर सकते हैं नहीं कर। बस ये चीज अगर आपके अंदर है ना, 3 से 4 चीज, क्या, एक तो हार्ड वर्क करने की, दूसरी कंसिस्टेंसी की, डेली करने की, और तीसरी धैर्य रखने की। सबसे इंपॉर्टेंट चीज धैर्य रखने की। तो डेफिनेटली आप जिंदगी के किसी भी इम्तिहान में आप फेल नहीं हो सकते, इतनी मैं गारंटी दे सकता हूं आपको। आई बात समझ में? तो चलिए दोबारा हम हमारे चैप्टर पे आ जाएंगे, छोटा सा अपडेट था, देख लेना। बाकी ये सारी चीजें मैं कल वाली वीडियो में डिस्कस करने वाला हूं, कल वाला वीडियो पूरा देख लेना, जिसके अंदर मैं एग्जाम डेट सहित जो है बहुत इंपॉर्टेंट चीजें डिस्कस करने वाला हूं मेरे भाई। ठीक है, तो कहां पर थे हम मेरे भाई? तो हम थे मेरे भाई, हम में नहीं होती है ना, ठीक है, हम यहां पर थे। ठीक है, तो चलिए पेड़ पौधों की बात हो गई है। पेड़ पौधों में क्या पाई जाती है? कोशिका भित्ति पाई जाती है। देखो यहां पे लिखा है ना कोशिका भित्ति, पेड़ पौधों में कोशिका भित्ति पाई जाती है, हम इंसानों में ये नहीं पाई जाती मेरे भाई। ठीक है, अब आगे चलते हैं, एक और लाइन आपको बता देता हूं। जीव जंतु छोटे कीड़ों से लेकर, ठीक है, छोटे कीड़ों से लेकर हाथी तक सब किसके बने होते हैं? कोशिका के बने होते हैं। इसीलिए चैप्टर का नाम क्या है? कोशिका, सेल चैप्टर का नाम है मेरे भाई, से बने होते हैं। यहां तक कि बैक्टीरिया, देखा है बैक्टीरिया कितना छोटा होता है? बैक्टीरिया सबसे छोटा होता है बैक्टीरिया, ठीक है ना, होता है ना, सूक्ष्म जीव होता है ये बैक्टीरिया, ये भी किसका बना होता है? कोशिका का बना होता है। आई बात समझ में? ठीक है, तो ये चीज आपको बतानी थी भाई, कोशिका किसकी बनी होती है, कोशिका क्या क्या मतलब होता है, और कोशिका जो है इसका जो है डेफिनेशन क्या होती है। ठीक है, ये हो गई बेसिकली। अब मैं आपको बताता हूं कोशिका का ढांचा बताता हूं। ठीक है, कोशिका ढांचा यानी कि कोशिका का स्ट्रक्चर, कोशिका का ढांचा, ठीक है, इंग्लिश में इसको स्ट्रक्चर बोलते हैं भाई, ये चीज आपको पता होगी। अब हम आगे चलते हैं, तो इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है मेरे भाई? कोशिका के अंदर बहुत सारे छोटे छोटे कारखाने होते हैं जो शरीर को जिंदा रखने के लिए काम करते हैं। डेफिनेशन याद रखना, कोशिका के क्या बोला था मैंने? हाँ ठीक है, कोशिका के अंदर बहुत सारे कारखाने होते हैं। कोशिका के अंदर बहुत सारे छोटे छोटे कारखाने होते हैं। एक चीज और आपको बता देता हूं, जैसे ये जो ग्रुप डी का नोटिफिकेशन है ना, लोगों ने अपने सेपरेट बैच निकाल दिए 15 नंबर की साइंस,
ये अलग बैच निकाल दिया, ऐसे ऐसे बैच निकाल दिए लोगों ने। अब मैं ये नहीं कह रहा कि भाई उनसे मेरा बेटर है, नहीं हो सकता, मैं नहीं कह रहा कि मेरा उनसे बेटर है, क्योंकि मैं तो खुद एक अभी लर्निंग स्टेज में हूँ मेरे भाई। जितना मेरे को थोड़ा सा ज्ञान है वो आपके साथ शेयर करने की कोशिश करता हूँ, ऑनेस्टली ईमानदारी से पीडीएफ बनाता हूँ जो आपके काम आएगी मेरे भाई, ठीक है। बस मैं फर्क इतना बताना चाहता हूं, उनके ऊपर टीचर का टैग लगा हुआ है, थोड़े से उनके जो है सब्सक्राइबर काफी अच्छे हैं, तो लोग वहां पर ज्यादा जल्दी जाते हैं, ठीक है। और ये जो मैंने 30 चैप्टर की यहां पर मैं आपको कंप्लीट साइंस की सीरीज दे रहा हूं ना, कोई बच्चा इस पूरी प्लेलिस्ट को देख लेना, जितना मैंने सिंपलीफाई इस पूरी प्लेलिस्ट को किया है ना, एनसीईआरटी को जितना डिफाइन करने की कोशिश किया है, जितना सिंपलिसिटी करने की कोशिश किया है, जितना सरलीकृत करने की कोशिश किया है, उतना देख लेना आप, अगर किसी ने किया हो तो मेरे भाई। मैं नहीं कहता कि उनसे बेटर है ये सीरीज, नहीं हो सकती, क्योंकि वो एक प्रोफेशनल टीचर है मेरे भाई, ये भी लेकिन मैं इतना कहूंगा उनसे कम भी नहीं है। फ्री की चीज है तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसमें कोई कमी होगी मेरे भाई, ठीक है। दिल से आपके लिए पीडीएफ बना रहा हूं, दिल से आपके लिए काम कर रहा हूं, और उम्मीद है आपको ये चीजें समझ भी आ रही होंगी। आई बात समझ में? चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो कोशिका के अंदर बहुत सारे जो है छोटे छोटे कारखाने होते हैं मेरे भाई, ठीक है, जो शरीर को जिंदा रखने के लिए जरूरी होते हैं मेरे भाई, ठीक है, जो शरीर को जिंदा रखने के लिए काम करते हैं, ठीक है। काम करते हैं, ये छोटा सा आपको बताना बेहद जरूरी है। मैं कहता हूं, मैं हर बार कहता हूं मेरे भाई, जब आप सरकारी की नौकरी की तैयारी कर रहे हो, मैं नहीं कर रहा एचएसएससी की तैयारी, आप किसी भी सरकारी एग्जाम को देख लेना, आपको प्रॉपर स्टडी को टाइम देना पड़ेगा, प्रॉपर आपको किताबें उठानी पड़ेंगी। याद रखना मेरी एक चीज, आज अगर कोई इस वीडियो को देख रहा है ना, तो याद रखना यूट्यूब से कभी भी आप सिलेक्शन नहीं ले पाओगे, मैं ये बात आपको लिख के दे सकता हूं मेरे भाई। अब आप कहोगे फिर सिलेक्शन के लिए आपको ऑफलाइन किताबों का ही सहारा लेना पड़ेगा, चाहे वो प्राचीन समय हो, चाहे आज का समय हो, या फिर टेक्नोलॉजी कितनी भी आगे चली जाए। आजकल टेक्नोलॉजी आप देख रहे होगे, एआई से जनरेटेड करके वीडियो दे रहे हैं, शॉर्ट वीडियो बना रहे हैं। इवन कई वीडियो में तो ऐसे दावे किए जाते हैं मेरे भाई कि मात्र 1 मिनट के अंदर जो शॉर्ट वीडियो बनती है ना, जो सिनेमैटिक वीडियो बनती है, 1 मिनट के अंदर आपको 3 घंटे की जो है तैयारी करवा देगी। अब यार कितना, मतलब सोचने पे भी यार ये ऐसा कैसे हो सकता है यार, ऐसा हो सकता है क्या? कभी भी ऐसा नहीं हो सकता मेरे भाई। टेक्नोलॉजी कितनी भी आगे निकल जाए, लेकिन आपको जो प्रॉपर ऑफलाइन जो किताबें होती है ना, मोटी मोटी किताबें होती हैं, वही आपको नॉलेज दे सकती हैं, वही आपकी जो है, जो आपके दिमाग के दायरे हैं ना, उनको बढ़ा सकती है मेरे भाई, ठीक है। इसीलिए आपको एक बार किताबें जरूर पढ़नी पड़ेगी। मैं ये नहीं कहता कि ये यूट्यूब बेकार चीज है, बिल्कुल बेकार चीज नहीं है। ये आपकी लास्ट में जो पॉलिशिंग होती है ना किसी चीज को, फॉर एग्जांपल मैं आपको थोड़ी सी बात बताता हूं, मैं क्या करता हूं, पहले वर्ड फाइल बनाता हूं मेरे भाई, ठीक है। मैं क्या बनाता हूं, पहले वर्ड फाइल बनाता हूं। अब वर्ड फाइल मैंने बना ली, मतलब जो ये कोशिका का चैप्टर था, ये वर्ड फाइल मैंने बना ली, 1-2 किताबों का सहारा ले लिया, थोड़ा सा मैंने भाई इंटरनेट का भी सहारा ले लिया वेरीफाई करने के लिए, ठीक है। ये एक वर्ड फाइल बन गई। क्या ये कंप्लीट वर्ड फाइल बन गई? नहीं मेरे भाई, ये पूरी वर्ड फाइल नहीं बनी है, ये तो एक कच्चा मटेरियल बना है। कच्चा मटेरियल जिसको आप क्या बोलते हो, रॉ मटेरियल मिलता है मेरे भाई, ठीक है। ये बनता है रॉ मटेरियल। उसके बाद फाइनल क्या होगा, उसके बाद फाइनल होगा पॉलिशिंग होगी पूरी पीडीएफ पर। पॉलिश क्या होगा, मतलब कि जैसे आपको ये दिख रहा होगा, दिख रहा है, मैं तो दिखा देता हूं। ये देखो, ये रेड कलर कर दिया, ठीक है, रेड कलर कर दिया, यहां पे भाग 15 पॉइंट, भाग 15 कर दिया, एनसीईआरटी का पॉइंट लिख दिया सरल। ये सारी क्या चल रही है, ये पॉलिशिंग, इस पीडीएफ को जो कच्चा मटेरियल था ना, उसको पॉलिश करने का काम चल रहा है मेरे भाई। आई बात समझ में? तो YouTube क्या है, YouTube एक पॉलिश करने का काम है। जो आप एनसीईआरटी से पढ़ के आओगे ना डिटेल से, उसको पॉलिशिंग करने का काम करेगा, कितना आपने अच्छे से पढ़ा, और यहां पे आप अपने आप को टेस्ट भी कर सकते हो मेरे भाई, तब जाके ये चीजें काम करेंगी। ऐसा मत सोच लेना कि 2-3 महीने में मैं तैयारी कर लूंगा यूट्यूब से और भाई सरकारी नौकरी लग जाऊंगा। इतना आसान होता ना मेरे भाई, तो दुनिया लग जाती मेरे भाई, ठीक है। तो चलिए आ जाते हैं दोबारा, इसको यहीं पे छोड़ देते हैं। हम कहां पर थे, तो कोई दिक्कत नहीं है, हम छोटे छोटे चीजों की बात कर रहे थे मेरे भाई, ठीक है। शरीर को जिंदा रखने के लिए काम करते हैं छोटे छोटे कारखाने। तो कौन कौन से छोटे छोटे कारखाने होते हैं, तो थोड़ा सा बता देता हूं। वैसे पीडीएफ में भी ये सारी चीजें आपको मिलने वाली। पॉइंट नंबर 1, माइटोकॉन्ड्रिया बोलते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है, ये ऊर्जा पावर हाउस इसको बोला जाता है मेरे भाई, ठीक है, पावर हाउस इसको बोला जाता है। दूसरे नंबर पर क्या होगा, गाल्जी काय होता है। ये अभी पूरा देखेंगे हम इस चैप्टर में, ठीक है। ये तो एक बेसिक ओवरव्यू दे रहा हूं पूरे चैप्टर का। तो दूसरा क्या होता है मेरे भाई, गाल्जी का ही होता है। ये क्या काम करता है, ये चीजों को पैकेजिंग और सप्लाई करता है, चीजों की पैकेजिंग और सप्लाई करता है, चीजों की
सप्लाई करता है। कैसे करता है? हम स्टोर में जाते हैं, किसी भी स्टोर में जाते हैं, वहां पे देखा होगा ना आपने, चीनी का 1 किलो का पैकेट बंद करके रखा गया होगा, चावल का 5 किलो का जो पैकेट होता है वो बंद करके रखा होगा। उसी तरह हमारे शरीर में गोल्जी का नाम का एक जो है होता है अंग, और ये क्या करता है? ये चीजों की पैकेजिंग करता है और सप्लाई करता है, मतलब कि ट्रांसफर करता है पूरे शरीर में कौन सी चीज कहां जाएगी। ऊपर हम डिटेल से इसको देखने वाले। तीसरा पॉइंट हम क्या देखेंगे? तीसरा पॉइंट होता है मेरे भाई राइबोसोम। क्या होता है राइबोसोम? पता है किसी को राइबोसोम क्या होता है? तो राइबोसोम क्या होता है? प्रोटीन बनाता है हमारे शरीर के लिए, हमारे शरीर के लिए प्रोटीन बनाता है। प्रोटीन बनाता है। और प्रोटीन क्या करता है? बनाता है। और प्रोटीन क्या करता है? प्रोटीन से हमें ताकत मिलती है। तो हर शरीर में प्रोटीन का काम जो है ये राइबोसोम करता है। राइबोसोम इज मोस्ट इंपोर्टेंट मेरे भाई, ठीक है? आई बात समझ में? उसके बाद हम चलते हैं पॉइंट नंबर 4 देख लेते हैं, लाइसोसोम। लाइसोसोम ऐसे ही बोलेंगे ना, लाइसोसोम। तो ये क्या होता है? ये आत्मघाती थैली बोलते हैं भाई इसको, आत्मघाती थैली, जिसको क्या बोला जाता है इंग्लिश में? सुसाइड बैग बोला जाता है मेरे भाई, ठीक है? तो ये सारी चीजें हमने देख ली। बाकी डोंट वरी, यहां पे मैंने एक बेसिक ओवरव्यू लिखा है, ऊपर डिटेल से हम सारी चीजें देखने वाले हैं। आई बात समझ में? अब मैं थोड़ा सा और आपको बता देता हूं कि भाई कौन कौन सी चीजें कहां पर पाई जाती है मेरे भाई, ठीक है? ये भी चीजें मैं आपको बता देता हूं। इंसान और पेड़ पौधे पाई जाने वाली, ठीक है? तो ये कौन कौन सी होती है मेरे भाई? माइटोकॉन्ड्रिया, दूसरे नंबर पर क्या होता है मेरे भाई? गाल्जी कोए। ये पता होना चाहिए आपको, डिफरेंस पता होना चाहिए, पेड़ पौधों में क्या पाया जाता है, हम इंसानों में, जानवरों में क्या पाया जाता है। छोटे छोटे चीजें होती हैं, लेकिन याद रखना यहीं से आप कंफ्यूज होते हैं, एग्जामिनर भी यहीं से क्वेश्चन पूछता है मेरे भाई, ठीक है? गाल्जी काय होगी, और क्या हो गया? कोशिका झिल्ली हो गई, कोशिका झिल्ली, कोशिका झिल्ली। कोशिका भित्ति की बात नहीं कर रहा है, कोशिका भित्ति कहां पर पाई जाती है? वो पेड़ पौधों में पाई जाती है। चलो आगे चलते हैं, कोशिका झिल्ली की बात हो रही है मेरे भाई, ठीक है? कोशिका झिल्ली मेरे भाई, ठीक है? आई बात समझ में? इसके बाद हम चलते हैं आगे, जो सिर्फ पेड़ पौधों में पाई जाती है मेरे भाई, ठीक है? ये देखो, ये क्या लिख रखा है, थोड़ा सा ध्यान रखना मेरे भाई। एक सेकंड, हाँ ब्लैक पेन ले लेता हूं। ये सारी चीजें कौन सी है? माइटोकॉन्ड्रिया, गाल्जी कोए, कोशिका झिल्ली। ये तीनों चीजें कहां पर पाई जाती है? ये इंसान और पेड़ पौधे दोनों में पाई जाती है। आई बात समझ में? अब यहां पर मैं आपको बता देता हूं, सिर्फ पेड़ पौधों में पाई जाने वाली, सिर्फ पेड़ पौधों में पाई जाने वाली कौन सी होती है मेरे भाई? तो कोशिका भित्ति होती है, ठीक है? ठीक है, कोशिका भित्ति होती है, और लवक होते हैं, लवक, ठीक है? कोशिका भित्ति का होती है, सिर्फ पेड़ पौधों में पाई जाती है, इंसानों में नहीं पाई जाती। और लवक या क्या है? ये भी पेड़ पौधे में। अब लवक क्या काम करता है मेरे भाई? तो पौधे, और जो पौधे होते हैं ना, पौधों के फल और फूलों को रंग देते हैं। जैसे कि टमाटर का लाल रंग किसके कारण होता है? लाइकोपीन के कारण होता है। पीला रंग किसके कारण होता है? कैरोकोजिन जैंथीन के कारण। ये सारी चीजें हम पूरे चैप्टर में देखने वाले, एक ओवरव्यू आपको दे रहा हूं मेरे भाई, ठीक है? तो ये याद रखना, सिर्फ पेड़ पौधों में पाई जाने वाली कोशिका भित्ति और लवक होता है मेरे भाई, ठीक है? और आगे चलते हैं भाई, और कौन कौन सी चीज होगी? और जो, अच्छा एक चीज और रह गई, कौन सी रहेगी? सिर्फ जीव जंतु में पाई जाने वाली, जीव जंतु और इंसानों में। तो ऐसी कौन सी चीज होगी मेरे भाई? तो ये होता है तारक काय, तारक काय। इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको? सेंट्रोसोम बोलते हैं मेरे भाई, ठीक है? CENTROSOME, सेंट्रोसोम जो है इसको बोलते हैं मेरे भाई। आई बात समझ में? तो ये सारी चीजें आपको बतानी बेहद जरूरी थी। ये चैप्टर का जो है ओवरव्यू था मेरे भाई। आई बात समझ में? आई होप यहां तक सारी चीजें आपकी क्लियर हो गई होगी। अब हम इस चैप्टर के जो है सारांश पर चलते हैं मेरे भाई, ठीक है? ज्यादा टाइम आपका नहीं लूंगा, लेकिन चीजें आपको समझानी भी जरूरी है मेरे भाई, अदरवाइज ऐसे पढ़ने का भी कोई फायदा नहीं है मेरे भाई। समझ रहे हो? आई थिंक आप समझ पा रहे होगे मेरी चीजों को, ठीक है? एक बार टाइम लगाना बेहद जरूरी है मेरे भाई, ठीक है? तो यहां से हमारा जो है ये चैप्टर शुरू हो रहा है मेरे भाई, ठीक है? तो चलिए देख लेते हैं, कोशिका विज्ञान यानी कि साइटोलॉजी की यहां पर जो है बात कर रहा है मेरे भाई, ठीक है? इसके बाद हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है?
तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। भाग 1 में क्या लिखा गया है, रॉबर्ट हुक की बोतल का ढक्कन और सेल्यूला का राज। तो देख लेते हैं मेरे भाई क्या राज था इसका, कोशिका और साइटोलॉजी का असली पोस्टमार्टम कर लेते हैं। एनसीईआरटी क्या बोलती है, तो एनसीईआरटी बोलती है कोशिका जीवधारियों की, यहां पे एक शब्द दिया गया है जीवधारी मेरे भाई, ठीक है, यहां पे एक शब्द क्या दिया गया है, जीवधारी। तो जीवधारी का क्या मतलब होता है, तो जीवधारी का मतलब यही होता है जिन जिन सभी चीजों में जो है जान होती है, ठीक है, जिन चीजों के अंदर जान होती है, लाइफ होती है, जो सांस ले सकते हैं, उन सभी को क्या बोला जाता है, उन सभी को जो है जीवधारी कहा जाता है, जीवधारी कहा जा सकता है। इसके उदाहरण की बात करूं तो हम इंसान जीवधारी हैं, जीव जंतु जानवर पक्षी ये सभी जीवधारी हैं, पेड़ पौधे ये भी सजीव हैं, तो ये भी जो है जीवधारी हो जाएंगे। आई बात समझ में, आगे चलते हैं कि रचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई है मेरे भाई। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है, बताइए जीवधारियों की मतलब कि इंसानों की, पेड़ पौधों की, जीव जंतुओं की कार्यात्मक और रचनात्मक इकाई किसे कहा जाता है। तो फटाफट आप क्वेश्चन का आंसर ढूंढ लेंगे और बता देंगे कि भाई कोशिका को यानी कि साइटोलॉजी को जो है इंसानों की जो है, पेड़ पौधों की, जानवरों की जो है क्या बोला जाता है, कार्यात्मक इकाई बोला जाता है। यहां तक सारी चीजें क्लियर है, आगे चलते हैं मेरे भाई, ठीक है। इसके अध्ययन को कोशिका विज्ञान या साइटोलॉजी कहा जाता है। सिंपल सी बात है, साइटो और लॉजी दो अलग अलग है, इसका जो है पोस्टमार्टम कर लेना। साइटो का क्या मतलब होता है मेरे भाई, साइटो का मतलब यहां पे लिखा भी होगा, क्या लिखा है, चलो आगे चलते हैं, कोई बात नहीं। इसकी खोज सर्वप्रथम 1665 ईस्वी में रॉबर्ट हुक ने की थी और अपनी पुस्तक माइक्रोग्राफिया में इसे सेल्यूला कहा था। जीवित कोशिका की खोज ल्यूवेन होक ने की थी, स्लाइडेन वेस्वान ने कोशिका सिद्धांत दिया था। कोई बात नहीं, इसको आराम से हम समझेंगे नीचे सरल भाषा में मेरे भाई, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं यहां पे क्या लिखा गया है, क्या लिखा गया है, जिसका नाम है कोशिका विज्ञान, ठीक है। तो कोशिका विज्ञान को क्या बोला जाता है, साइटोलॉजी बोला जाता है। सबसे पहले साइटोलॉजी शब्द का जो है पोस्टमार्टम कर लेते हैं। साइटो का मतलब क्या होता है, कोशिका होता है मेरे भाई, ठीक है। साइटो का मतलब क्या होता है, कोशिका होता है, जिसको इंग्लिश में सेल कहा जाता है। और लोगोस का मतलब हम पहले भी पढ़ के आए, यानी कि पढ़ाई, ठीक है, स्टडी मतलब होता है। तो कोशिका की पढ़ाई को क्या बोला जाता है, कोशिका विज्ञान कहा जाता है, ठीक है। आई बात समझ में, ऐसा ही यहां पे लिखा गया है, कोशिका की पढ़ाई को साइटोलॉजी कहते हैं मेरे भाई, ठीक है। अब एग्जाम में सबसे हिट इतिहास सुनो। 1665 में रॉबर्ट हुक नाम के एक वैज्ञानिक ने शैंपेन की बोतल के ढक्कन कॉर्क को काटकर अपने बनाए माइक्रोस्कोप से देखा। अब यहां से एक चीज आपको देखनी है, बहुत सारे बच्चों के मन में डाउट हो रहा होगा कि शैंपेन की बोतल से आपके माइंड में क्या आ रहा है कि भाई कोई मान लेते हैं एक शैंपेन की बोतल, तो आजकल सभी ने देखी होगी, दारू की बोतल मान लो या किसी भी चीज की बोतल मान लो, तो आपके माइंड में आया होगा उसका ढक्कन, यार उसका ढक्कन तो यार प्लास्टिक या फिर अजीब सा बना होता है, उसको कैसे काटा होगा और कैसे, ये चीज तो दिमाग में बैठ नहीं रही, ऐसा ही कुछ आ रहा होगा ना। तो ऐसी बात नहीं है, ये बात कब की कर रहा है मेरे भाई, 1665 की ये बात कर रहा है मेरे भाई, ठीक है। 1665 की बात कर रहा है, और उस समय जो है प्लास्टिक का ढक्कन नहीं होता था मेरे भाई, ठीक है। उस जमाने में यानी कि 1665 में जो है आजकल वाले प्लास्टिक के ढक्कन नहीं होते थे। तब शैंपेन की जो बोतल होती थी ना, उनको बंद करने के लिए कोर्क का इस्तेमाल किया जाता था। यहां पे एक शब्द लिखा है ना, कोर्क, ये लिखा है कोर्क। तो इसको कोर्क का क्या मतलब होता है, तो कोर्क का मतलब सुनो मेरे भाई, इसीलिए बोलता हूं ये सारी चीजें एनसीईआरटी में भी लिखी गई हैं, ठीक है, एनसीईआरटी में भी लिखी गई, लेकिन आपको शब्दों का मतलब समझ आना चाहिए। जो कोर्क है इसका क्या मतलब है मेरे भाई, ठीक है। तो कोर्क का मैं आपको मतलब बता देता हूं। कोर्क जो होता है ना, कोर्क, ये क्या है, कोर्क नाम के पेड़ की एक छाल, पेड़ का जो बाहरी हिस्सा होता है ना, उसका उपयोग किया जाता था, जो लकड़ी जैसा होता था मेरे भाई। आई बात समझ में। बोतल जो होती है ना, उस समय 1665 की मैं बात बता रहा हूं, आज के समय में बोतल को बंद करने के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं, ढक्कन का इस्तेमाल करते हैं ना। तो 1665 में बोतलों को बंद करने के लिए कोर्क नाम का एक पेड़ होता था मेरे भाई, ठीक है। कोर्क नाम का एक पेड़ होता था और इसकी बाहरी छाल, ठीक है, इसकी बाहरी छाल का उपयोग किया जाता था जो है ढक्कन को बंद करने के लिए। आई बात समझ में, यहां तक सारी चीजें क्लियर है, आई थिंक यहां तक सारी चीजें क्लियर है। तो रॉबर्ट हुक नाम का जो व्यक्ति था ना, इसने क्या देखा, रॉबर्ट हुक ने देखा मेरे भाई, लकड़ी जैसे कार्क को चाकू से बहुत पतला काटा और अपने बनाए हुए माइक्रोस्कोप से नीचे देखा, तो उसने उसके अंदर मधुमक्खी के छत्ते जैसे डिजाइन देखा। यहां पे लिखा भी गया है, ये देखो, ठीक है, ये देखो क्या बोला गया है, शैंपेन की बोतल ढक्कन काट को माइक्रोस्कोप से देखा, मतलब कि जब उसने जो कार्क क्या था, एक पेड़ था, उसकी बाहरी छाल को चाकू से काटा, ठीक है, चाकू से काट कर उसने माइक्रोस्कोप से देखा, उस छाल को माइक्रोस्कोप से देखा, तो उसने क्या दिखा, छोटे छोटे मधुमक्खी के छत्ते जैसे कमरे दिखे मेरे भाई। उसको क्या दिखा माइक्रोस्कोप में, मधुमक्खी के छत्ते जैसे छोटे छोटे, आपने देखा है ना मधुमक्खी का छत्ता ऐसा होता है, मधुमक्खी का छत्ता ऐसे ऐसे उसके डिजाइन बने होते हैं, अंदर से ऐसे ऐसे डिजाइन बने होते हैं ना,
तो ऐसे देखा उसने। आगे चलते हैं, जिन्हें लैटिन भाषा में सेलुला यानी कि छोटा कमरा कहा मेरे भाई, ठीक है। तो उसे लैटिन भाषा में क्या कहा गया, सेलुला यानी कि छोटा कमरा कहा, जो बाद में सेल बन गया मेरे भाई, इसी को बाद में जो है सेल कहा गया। इन्होंने यह पूरी कहानी अपनी प्रसिद्ध किताब माइक्रोग्राफिया में छापी थी मेरे भाई। तो ये याद रखना, माइक्रोग्राफिया पुस्तक जो है किसके द्वारा लिखी गई थी, तो रॉबर्ट हुक के द्वारा इसको जो है लिखा गया था मेरे भाई, ठीक है। आगे चलते हैं, पर याद रखना रॉबर्ट हुक ने मरी हुई कोशिका देखी थी। दोनों चीजें आपको याद रखनी है, जिंदा कोशिका और जो है मरी हुई कोशिका। मोस्टली क्वेश्चन में क्या पूछता है, इस रॉबर्ट हुक के बारे में ही पूछता है, मरी हुई कोशिका के बारे में पूछ रहा है, लेकिन आपको जो है दोनों कोशिका याद रखनी है, मरी, एक सेकेंड, मरी और जिंदा कोशिका, ठीक है। अगर आपसे पूछे कि भाई मरी कोशिका, इसको हटा देते हैं, मरी कोशिका को सबसे पहले किसने देखा था, तो आप बताएंगे रॉबर्ट हुक ने देखा था मेरे भाई, ठीक है, रॉबर्ट हुक ने देखा था। अगर आपसे जिंदा कोशिका के बारे में पूछे तो यहां पे लिखा है जिंदा कोशिका को सबसे पहले तालाब के पानी में ल्यूवेनहाक भाई साहब ने देखा था। तो दोनों केस में जो है आंसर चेंज हो गया, ल्यूवेनहाक मेरे भाई, ठीक है। कैसे लिखेंगे, ल्यूवेनहाक लिखेंगे ना, ल्यूवेनहाक। तो ये क्वेश्चन ही बन रहे हैं मेरे भाई, हर लाइन से यहां पर आपके जो है वनडे एग्जाम्स के हिसाब से क्वेश्चन बन रहे हैं मेरे भाई। बस मैं आपको इंटरेस्ट आपका बना रहे पूरे चैप्टर में, पूरे चैप्टर का आप अंतिम क्षण तक पढ़ें, अंतिम लाइन तक पढ़ें, इसीलिए मैं बस ये सारी चीजें आपको बता रहा हूं मेरे भाई। अदरवाइज ये सारी चीजें आपको एनसीईआरटी में मिल जाएगी, चाहे तो आप खुद भी वेरीफाई कर सकते हो मेरे भाई, ठीक है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं, पॉइंट नंबर 2 को देख लेते हैं मेरे भाई, ठीक है। तो चलिए पॉइंट नंबर 2 को देख लेते हैं। 2 में क्या बोला गया है, कोशिका के विश्व रिकॉर्ड। तो देख लेते हैं, वर्ल्ड रिकॉर्ड ऑफ सेल, अभी हमने देखा भाई, इसको सेल नाम दिया गया बाद में, ठीक है ना। तो देख लेते हैं एनसीईआरटी का पॉइंट क्या बोलता है। एनसीईआरटी का पॉइंट बोलता है संसार की सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग का अंडा है मेरे भाई। पहला क्वेश्चन तो ये बन गया, ठीक है। संसार की सबसे बड़ी कोशिका अगर आपसे पूछेगा ना, तो आप बताओगे शुतुरमुर्ग का अंडा जो है ना, वो संसार की सबसे बड़ी कोशिका हो जाएगा मेरे भाई। आई बात समझ में। आगे चलते हैं, सबसे छोटी कोशिका अगर आपसे पूछ ले तो ये क्वेश्चन नंबर 2 बन गया मेरे भाई। तो आपसे पूछेगा सबसे छोटी कोशिका बता दो, तो आप बताओगे माइकोप्लाज्मा गैरीली सेप्टिकम जो है इसका नाम हो जाएगा। अगर आपसे पूछे मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका, तंत्रिका कोशिका कौन सी है, तो आप बताएंगे मेरे भाई न्यूरॉन जो है ये सबसे बड़ी कोशिका है इंसान की मेरे भाई। 2 चीज आपको याद रखनी है, अगर आपसे संसार की सबसे बड़ी कोशिका पूछे ना, तो आप शुतुरमुर्ग का नाम लेंगे, लेकिन अगर आपसे इंसानों के बारे में पूछे कि बता दे मेरे भाई इंसान की सबसे बड़ी लंबी कोशिका कौन सी है, तो आप न्यूरॉन का नाम लेंगे मेरे भाई, ठीक है। न्यूरॉन का क्या नाम क्यों लेंगे, क्योंकि यह, एक सेकंड मेरे भाई ऐसे लिख देता हूं, क्योंकि न्यूरॉन दिमाग से लेकर दिमाग आएगा ना, दिमाग यानी कि सिर से पांव तक फैली हुई है या फिर कार्य करती है, ऐसे चीज आपको याद रखनी है। इसीलिए इंसान की सबसे बड़ी जो कोशिका है वो कौन सी हो जाएगी मेरे भाई, तो वो न्यूरॉन हो जाएगी। आई बात समझ में। चलो आइए देख लेते हैं इसका सरल भाषा में क्या कह रहा है। तो ये 3 विश्व रिकॉर्ड सीधे दिमाग में छाप लो, परीक्षा में बार बार आते हैं। अगर पूछे कि पूरी दुनिया में भगवान ने सबसे बड़ी कोशिका कौन सी बनाई है, तो जवाब आप बताएंगे शुतुरमुर्ग मेरे भाई, ऑस्ट्रिच का अंडा बताएंगे, जो नारियल जितना बड़ा होता है। और सबसे नन्ही छोटी कोशिका कौन सी होती है, तो माइक्रोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम का नाम का जो एक बारीक बैक्टीरिया होता है, ठीक है। तो ये सबसे छोटी जो है कोशिका होती है मेरे भाई। आई बात समझ। अब अपने शरीर पर आओ, हमारे शरीर पर आते हैं। हमारे इंसानी शरीर की सबसे लंबी केबल जैसे कि कोशिका कौन सी है, तो वो है हमारी तंत्रिका कोशिका, यानी कि न्यूरॉन इसको बोलते हैं, जो दिमाग से पैर के अंगूठी तक जो है सिग्नल लेके जाती है। आई बात समझ में, यहां तक सारी चीजें क्लियर है। उसके बाद हम चलते हैं आगे चलते हैं मेरे भाई, ठीक है। तो यहां पे देख लेते हैं, यहां पे भाग 2 में क्या लिखा गया है, कोशिका की वीआईपी सुरक्षा दीवारें और बिजली घर राज मेरे भाई, ठीक है। बिजली घर आप सभी जानते हैं भाई, बिजली घर नीचे देखेंगे, कोई बात नहीं, पहले कोशिका की भित्ति बात कर लेते हैं, ठीक है। कोशिका भित्ति हमने कहां पर देखी थी, पेड़ पौधों में देखी थी मेरे भाई, ठीक है। कोशिका भित्ति कहां पर देखी थी, पेड़ पौधों में देखी थी। चलिए इसको एक बार पढ़ना स्टार्ट करते हैं। कोशिका भित्ति केवल पादप कोशिकाओं में पाई जाती है, जैसे इस लाइन में भी वेरीफाई कर दिया गया। पादप यानी कि पेड़ पौधों की यहां पर बात कर रहा है मेरे भाई, ठीक है। कोशिका भित्ति कहां पर पाई जाती है, ओनली पादप पेड़ पौधों में पाई जाती है और सेलुलोज की बनी होती है। ये क्वेश्चन 2 क्वेश्चन यहां पे बन रहे हैं, एक क्वेश्चन तो यहां पे बन गया और दूसरा क्वेश्चन यहां पे बन गया। क्वेश्चन कैसे पूछेगा, ऐसे पूछेगा, कोशिका भित्ति बताइए निम्नलिखित में से किसमें पाई जाती है। वहां पर आंसर देगा पादप पेड़ पौधे देगा, इंसान देगा, जीव जंतु देगा, ऐसे देगा। तो आपको बताना पड़ेगा केवल पेड़ पौधों में जो है कोशिका भित्ति पाई जाती है। दूसरा क्वेश्चन आपसे ऐसे पूछेगा, बताइए ये जो कोशिका भित्ति होती है ये किसकी बनी होती है, तो आप बताएंगे सेलुलोज की जो है ये
बनी होती है मेरे भाई। आई बात समझ में? आगे चलते हैं। इसकी 4 परतें होती है, यानी कि ये जो कोशिका भित्ति होती है ये 4 लेयर में डिवाइड होती है मेरे भाई, ठीक है। किसमें डिवाइड होती है? 4 लेयर में डिवाइड होती है। प्राथमिक भित्ति तो ये होती है ग्लाइकोप्रोटीन मेरे भाई, ठीक है। द्वितीयक भित्ति कौन सी होती है, यानी कि सेकंड लेयर कौन सी होती है, जो कि सेलुलोज, पैक्टिन और लिग्निन से बनी होती है। तृतीयक भित्ति की बात करूं तो तृतीयक भित्ति कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होती है। उसके बाद यहां पे लिखा गया मध्य पटलिका, ये कौन सी होती है, ये चौथी जो है लेयर होती है मेरे भाई, ठीक है। चौथी लेयर को क्या लिखेंगे? भित्ति बोलेंगे मेरे भाई, ठीक है। भित्ति बोलेंगे, यानी कि फोर्थ लेयर की यहां पे बात कर रहा है। तो ये फोर्थ लेयर किसकी बनी होती है? ये कैल्शियम व मैग्नीशियम की बनी होती है, पेक्टेट की बनी होती है। और यही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मोस्टली एग्जाम में यही पूछा जाता है कि बताइए जो कोशिका भित्ति के अंदर 4 लेयर होती है, चौथी लेयर जिसको मध्य पटलिका बोला जाता है, ये किसकी बनी होती है? तो आपको याद रखना है कैल्शियम व मैग्नीशियम की जो है बनी होती है मेरे भाई। आई बात समझ में? चलिए हम देख लेते हैं एक एक करके। यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे लिख भी दिया गया है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मैं वैसे भी बता दूंगा। थोड़ा सा आपको बता देता हूं, प्राथमिक भित्ति किसकी बनी होती है मेरे भाई? प्राथमिक भित्ति यानी कि प्राइमरी वॉल जो होती है ये किसकी बनी होती है? ग्लाइकोप्रोटीन की बनी होती है। द्वितीयक भित्ति की बात करूं, सेकेंडरी वॉल की बात करूं तो किसकी बनी होती है? सेलुलोज, पैक्टिन और लिग्निन से बनी होती है। सारी चीजें यहां पे भी लिखी गई है और यहां पे भी लिखी गई है। तृतीयक जो भित्ति होती है यह तीसरी परत होती है, ये इंपॉर्टेंट नहीं होती। और जो चौथी परत होती है ना, फोर्थ लेयर जो होती है, जो कैल्शियम और मैग्नीशियम पैक्टेट से जो है बनी होती है मेरे भाई, ठीक है। अब इसका सरल भाषा में देख लेते हैं। पौधों और इंसानों की कोशिकाओं में सबसे बड़ा अंतर यही सुरक्षा दीवार है मेरे भाई, ठीक है। पौधों और इंसानों की कोशिकाओं में सबसे बड़ा अंतर यही दीवार होती है जिसे कोशिका भित्ति कहते हैं मेरे भाई। ऊपर मैंने बताया था ना, जब हमने चैप्टर शुरू किया था वहां पे भी बताया था, एकमात्र ऐसी कोशिका भित्ति है जो इंसानों में नहीं पाई जाती, पेड़ पौधों में पाई जाती है। इसको सेल वॉल यानी कि दीवार बोलते हैं मेरे भाई, ठीक है। इसका पोस्टमार्टम सुनो, यह केवल पेड़ पौधों के पास होती है, हमारे पास नहीं होती है। यह बहुत कड़ी यानी कि स्ट्रॉन्ग होती है और मजबूत सेलुलोज की बनी होती है, ताकि आंधी तूफान में भी पेड़ मजबूती से खड़ा रहे। मतलब पेड़ जो कितनी भी आंधी तूफान होती है, वैसे तो कई पेड़ गिर जाते हैं आंधी में काफी, लेकिन मोस्टली वो खड़े रहते हैं ना। तो वो खड़े आंधी तूफान में किसके वजह से खड़े रहते हैं? सेलुलोज के माध्यम से जो है वो मजबूती से खड़े रहते हैं। इसकी 4 परतें होती है, 4 लेयर होती है, जिनमें सबसे जरूरी है मध्य पटलिका मेरे भाई। जो फोर्थ लेयर होती है ना, मध्य पटलिका, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। यह कैल्शियम और मैग्नीशियम पेक्टेट नाम के सीमेंट से बनी होती है, जो 2 पड़ोसी कोशिकाओं को आपस में चिपका कर रखती है। जब फल कच्चा होता है तो यह कड़ा होता है, पकने पर यह सीमेंट पिघल जाता है और फल जो है मुलायम हो जाता है। बताओ क्या चीज समझनी है? बिल्कुल आसान भाषा में चल रहा हूं। सबसे पहले तो आपको यहीं पर समझ आ जाएगा एनसीईआरटी की डेफिनेशन। फिर भी आपकी और आसान करने के लिए मैंने इसी 4 लाइनों को 6 लाइन में कन्वर्ट कर दिया है, बिल्कुल आसान में। और उसके बाद भी मैं कुछ जो डिफिकल्ट वर्ड है ना वो आपके साथ शेयर कर रहा हूं, क्योंकि ऐसे ही चीजें आपको समझ आएंगी और यहीं से आपका जो है तरीका निकलेगा सिलेक्शन के लिए मेरे भाई। आई बात समझ में? इसके बाद हम चलते हैं आगे मेरे भाई, ठीक है। आगे क्या लिखा गया है? पॉइंट नंबर 4 को देख लेते हैं मेरे भाई, ठीक है। तो माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में मैंने बताया था भाई, माइटोकॉन्ड्रिया एटीपी का और का सिक्का और बिजली घर, आप सभी जानते हैं भाई। ये क्वेश्चन बार बार रिपीटेड ही होता है, एसएससी में तो बहुत बार रिपीटेड होता है। बताइए जो है शरीर का ऊर्जाघर किसे कहा जाता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया को ही कहा जाता है। चलिए देख लेते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज जो है ओल्टमैन ने की थी। क्वेश्चन नंबर 1 बन गया मेरे भाई, ठीक है। बेंडा ने नाम दिया था। ये जो नाम आप देख रहे हो ना माइटोकॉन्ड्रिया, ये नाम ओल्टमैन ने नहीं दिया मेरे भाई। ओल्टमैन ने तो सिर्फ खोज की थी। जो माइटोकॉन्ड्रिया नाम है ना, ये किसने दिया था? बेंडा नाम के आदमी ने दिया था। क्वेश्चन नंबर 2 बन गया। आगे चलते हैं। इसे कोशिका का बिजली घर कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 बन गया, ठीक है। आपसे डायरेक्ट पूछता है, बताइए कोशिका का बिजली घर यानी कि पावर हाउस किसे कहा जाता है? तो ये माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। यह एटीपी के रूप में ऊर्जा देता है मेरे भाई। एटीपी की फुल फॉर्म यहां पे लिखी गई है, नहीं लिखी, नीचे लिखी है, बताऊंगा आपको, ठीक है। ट्राईफास्फेट जो है इसको बोला जाता है, ठीक है। कोई बात नहीं है, ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा है। क्वेश्चन नंबर 4 लगा दो मेरे भाई, ठीक है। फुल फॉर्म ऑफ एटीपी ऐसे आपसे क्वेश्चन पूछता है एचएसएससी के अंदर। आगे चलते हैं। जिसे ऊर्जा की मुद्रा एनर्जी करेंसी कहते हैं। इसकी आंतरिक वलय संरचना क्रिस्टी कहलाती है। इसमें स्वयं का डीएनए व राइबोसोम होता है मेरे भाई, ठीक है। मतलब ये किसी और के ऊपर डिपेंड नहीं रहता। क्या कौन डिपेंड नहीं रहता? ये जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है ना, ये किसी और के राइबोसोम और डीएनए पर डिपेंड नहीं रहता। इसका अपना राइबोसोम और डीएनए होता है मेरे भाई, ठीक है। आई बात समझ? और कोई भी जीव जंतु हो इस पूरी संसार में जो सजीव है उसके अंदर राइबोसोम पाएगा ही पाएगा मेरे भाई। आई बात समझ में? आगे चलते हैं। चलो सरल भाषा इसका देख लेते हैं।
क्या गया, ये रहा सरल भाषा ना। चलिए इसको देख लेते हैं सरल भाषा में क्या कह रहा है। तो ये कह रहा है कि कोशिका के सबसे बड़े पावर प्लांट, कोशिका का जो सबसे बड़ा पावर प्लांट होता है ना, बिजली घर, आपने देखा है ना, आपके घर, आपकी आपकी जो कॉलोनी है, आपकी जो मतलब गली है, आपकी जो गली है, वहां पे एक छोटा सा ट्रांसफर लगा होता है, वहां से बिजली आती है, लेकिन जो मेन बिजली घर होता है, बिजली घर होता है, वहीं से आती है ना बिजली। तो ऐसे ही कोशिका का सबसे बड़ा जो पावर प्लांट होता है ना, उसका नाम क्या होता है मेरे भाई, उसका नाम माइटोकॉन्ड्रिया होता है। आई बात समझ में, आगे चलते हैं। इसकी खोज किसने की थी, ओल्टमैन नाम के व्यक्ति ने इसकी खोज की थी। जैसे हमारे शहर में पावर हाउस से बिजली आती है, वही चीज जो अभी मैं बता रहा था, वैसे ही हमारी पूरी कोशिकाओं को जिंदा रखने के लिए करंट या ऊर्जा यही भाई साहब देते हैं मेरे भाई। आई बात समझ में, आगे चलते हैं। इसीलिए इन्हें कोशिका का बिजली घर कहते हैं। ठीक है, यह ऊर्जा किस रूप में देते हैं, एटीपी, ये फुल फॉर्म याद रखना, डायरेक्ट पूछता है। एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट जो है एटीपी की फुल फॉर्म हो जाएगी, के पैकेट के रूप में जो है हमें बिजली ये देता है मेरे भाई। साइंस में इस एटीपी की ऊर्जा की मुद्रा या सिक्का कहते हैं मेरे भाई। ठीक है, तो साइंस की लैंग्वेज में इस एटीपी को ऊर्जा की मुद्रा या सिक्का कहा जाता है मेरे भाई। ठीक है, आगे चलते हैं। इसकी बनावट बड़ी जादुई होती है। ठीक है, किसकी बनावट मेरे भाई, इस एटीपी की जो बनावट होती है ना माइटोकॉन्ड्रिया की, वो बड़ी ही जादुई होती है। इसके अंदर उंगलियों जैसी मुड़ी हुई दीवारें होती है। ठीक है, उंगलियों के जैसी जो है मुड़ी हुई दीवारें होती हैं, जिन्हें क्या कहा जाता है, क्रिस्टी कहा जाता है। एक और अनोखा फैक्ट सुनो, माइटोकॉन्ड्रिया पूरी कोशिका के अंदर एक ऐसा आत्मनिर्भर अंग है जिसके पास अपना खुद का पर्सनल डीएनए और राइबोसोम होता है। यह केंद्रक की गुलामी नहीं करता है मेरे भाई। आई बात समझ में, यहां तक सारी चीजें क्लियर है। एक बार फिर से आपको बता देता हूं, माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, एक पावर प्लांट की तरह है जो कोशिका को ऊर्जा देता है। एटीपी की फुल फॉर्म याद रखना, एडोनोसिन ट्राइफॉस्फेट इसकी फुल फॉर्म होती है। और एटीपी क्या काम करता है, एटीपी को ऊर्जा की मुद्रा या सिक्का कहा जाता है। ठीक है, इसके अंदर उंगलियों जैसी मुड़ी हुई दीवारें होती है, जिन्हें क्या कहा जाता है, क्रिस्टी कहा जाता है। ठीक है, यह एक जो कोशिका है ना, कोशिका एक आत्मनिर्भर अंग है मेरे भाई। कौन सा, ये जो माइटोकॉन्ड्रिया अंग है ना, ये एक आत्मनिर्भर अंग है जिसको बोलते हैं क्या बोलते हैं, सेल्फ डिपेंडेंट बोलते हैं, मतलब अपने आप पर निर्भर, किसी और के ऊपर नहीं। यार वर्तमान में आजकल जो महिलाएं चल रही हैं, लड़कियां जो देख रही हैं, वो सेल्फ डिपेंडेंट बनना चाहती है मेरे भाई। ठीक है, खुद के ऊपर डिपेंड रहना। तो ये जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है, ये सेल्फ इंडिपेंडेंट होता है मेरे भाई। ठीक है, सेल्फ डिपेंडेंट होता है, किसी के ऊपर भारित नहीं होता, किसी के ऊपर जो है लाई नहीं करता मेरे भाई। इसका अपना डीएनए होता है और अपना ही जो है राइबोसोम होता है। आई बात समझ में। इसके बाद हम चलते हैं आगे मेरे भाई। ठीक है, कुछ भी चीज ऐसी नहीं है जो आपको समझना है, फिर भी सारी चीजें मैं आपको यहां पर बताता हुआ चलूंगा मेरे भाई। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं, भाग 3 को देख लेते हैं। टमाटर का लाल रंग, लाइसोसोम की आत्मघाती शैली मेरे भाई। ठीक है, जैसे अभी हमने क्या देखा, माइटोकॉन्ड्रिया को क्या बोला जाता है, पावर प्लांट बोला जाता है। ऐसे ही लाइसोसोम को मैंने सबसे पहले बताया था, लाइसोसोम को क्या बोला जाता है, आत्मघाती थैली बोला जाता है, यानी कि सुसाइड बैग इसको बोला जाता है। सुसाइड बैग को हम बाद में पढ़ेंगे, पहले हम इससे इंपॉर्टेंट चीज है, यहां पे एक आपको शब्द दिख रहा है मेरे भाई, लवक शब्द। ठीक है, इसके बारे में आपको बताऊंगा लवक क्या होता है। ठीक है, ठीक है, लवक क्या होता है पहले यहां पे देख लेते हैं। वर्णी लवक, टमाटर और गाजर के रंग का जासूस मेरे भाई। ठीक है, एक वर्णी लवक होता है और एक अवर्णी लवक होता है। ठीक है, दोनों को चीजें के बारे में बता देता हूं। वर्णी लवक, इसीलिए बोलता हूं शब्दों का मतलब भी आपको समझ आना चाहिए। एनसीईआरटी तो आप पढ़ रहे हो, अच्छी बात है, लेकिन एनसीईआरटी के अंदर भी पूरे चैप्टर में 5 से 6 या फिर 10 ऐसे शब्द आपको मिल जाएंगे जिनका मतलब आपको नहीं पता होगा, वहां पर फिर आप रट्टा मारोगे। इसीलिए जब आप एनसीईआरटी पढ़ लोगे और शब्दों का पोस्टमार्टम कर लोगे ना मेरे भाई, यकीन मानना पूरा चैप्टर आप कर लोगे मेरे भाई। कोई जज नहीं कर सकता आपको कि ये क्वेश्चन कर दे मेरे भाई, आप डेफिनेटली कर दोगे उस चीज को। ठीक है, आई बात समझ में। तो यही देख लेते हैं, वर्णी लवक और अवर्णी लवक के बारे में बात कर रहे थे। अवर्णी लवक ये क्या होता है, मतलब कि वर्णी लवक क्या होता है मेरे भाई, वर्णी लवक क्या होता है, लवक का मतलब क्या होता है। सबसे पहले यहां पे आप सुनो लवक का मतलब क्या होता है। तो लवक का मतलब सिर्फ रंग नहीं होता कि भाई टमाटर को लाल रंग दे दिया या किसी को पीला रंग दे दिया। लवक का मतलब सिर्फ रंग देना नहीं होता। लवक पौधे की कोशिका के अंदर पाए जाने वाले, कहां लिखूं, यहां पर लिख देता हूं लवक। लवक क्या होता है मेरे भाई, पौधे की के अंदर पाया जाने, कैसे लिख दिया ये, विशेष कंटेनर या फिर क्या कह लो, थैलियां जो पौधों के लिए खाना बनाने
खाना बनाने और रंग देने का काम करते हैं। आई बात समझ में? उनको क्या बोला जाता है? उनको वर्णी लवक बोला जाता है मेरे भाई, ठीक है। उनको क्या बोला जाता है? वर्णी लवक बोला जाता है। और अवर्णी लवक जो रंग नहीं देते, सिंपल सी बात है, जो रंगहीन होते हैं, रंगहीन होते हैं। अब आप कहोगे यार पूरे पेड़ में तो कलर ही कलर है, तो रंगहीन कहां होते हैं? रंगहीन कहां होते हैं मेरे भाई? ये जड़ों में होते हैं, ठीक है। पेड़ पौधों की जो जड़ होती है, जहां पर अंधेरा होता है, जड़ों में होते हैं, वहां पर काम करते हैं स्टोर करने का, खनिज लवण का, ठीक है। ये भी नीचे देखेंगे। तो वर्णी लवक हो गया ना, तो ये मेन मेन जो चीज थी मैंने बता दी है। अब हम चलते हैं इस पे ऊपर, ठीक है। एनसीईआरटी का डेफिनेशन क्या कहती है? लवक केवल पादप कोशिकाओं में मिलती है मेरे भाई। लवक क्या है? लवक केवल पादप कोशिकाएं यानी कि पेड़ पौधे की कोशिकाओं में मिलती है। खोज हेकल ने की थी। तो ये जो लवक है ना, लवक, इसकी खोज किसने की थी? तो हेकल नाम का एक वैज्ञानिक था, इसने इसकी खोज की थी। क्वेश्चन नंबर 2 बन गया, यहां पे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट मिल गया। आपसे डायरेक्ट पूछेगा बताइए लवक निम्नलिखित में से किस कोशिकाओं में पाया जाता है? ऑप्शन आपको दे देगा जीव जंतु है, पेड़ पौधे, इंसानों में, तो आपको वहां पर पहचानना होगा। दूसरा आपको कहेगा कि बताइए लवक पादप कोशिका की खोज किसने की थी? तो हेकल ने की थी। आगे चलते हैं, टमाटर का लाल रंग किसके कारण होता है? ये क्वेश्चन तो बार बार पूछा जाता है, तो आप बताते हैं कि लाइकोपीन के कारण जो है टमाटर का लाल रंग होता है। गाजर का कैरोटीन, गाजर का जो रंग होता है लाल रंग, वो कैरोटीन के कारण होता है। सेब का एंथोसाइनिन, पपीते का पीला रंग कैरोकोजेंथीन, और हल्दी का जेंथोफैलिन के कारण जो है रंग होता है मेरे भाई, ठीक है। हल्दी का पीला रंग जेंथोफैलिन के कारण होता है। अवर्णी लवक 3 प्रकार के होते हैं, मैंने बताया ना। अवर्णी लवक ये 3 प्रकार के होते हैं, एमाइलोप्लास्ट, स्टार्च, इलाइलोप्लास्ट, वसा, और प्रोटीनोप्लास्ट, प्रोटीन। अभी मैंने क्या बताया था? यहाँ पे अवर्णी लवक बताया था, जो रंगहीन होते हैं। कहां पर पाए जाते हैं? अंधेरे में पाए जाते हैं। अंधेरा कहां पर होता है? पेड़ों की जड़ों में होता है। वहां पर ये जो अवर्णी लवक है, ये क्या स्टोर करने का काम करता है? स्टार्च, वसा और प्रोटीन प्लास्ट, यानी कि प्रोटीन, ये जड़ों के अंदर स्टोर करता है मेरे भाई। आई बात समझ में? अब देखो सरल भाषा में यही लिखा हुआ, पेड़ पौधों में जो सुंदर रंग बिरंगे फल और फूल दिखते हैं, वो लवक के कारण होते हैं। ये केवल पौधों में पाए जाते हैं। एग्जामिनर का सबसे पसंदीदा रंग चार्ट सीधे रट लो मेरे भाई, ठीक है। टमाटर में जो बिल्कुल सुर्ख लाल रंग दिखता है, वो लाइकोपेन नाम के जासूस के कारण होता है। गाजर का नारंगी रंग कैरोटीन के कारण होता है। सेब का सुंदर लाल रंग एंथोसाइनिन के कारण होता है। हल्दी का पीला रंग जेंथोफिलिन के कारण होता है। जड़ों के अंदर जहां अंधेरा होता है, वहां रंगहीन लवक होते हैं, ठीक है, जिनको अवर्णी लवक कहते हैं। इनमें जो एमाइलोप्लास्ट, वो आलू के अंदर स्टार्च जमा करता है, और इलाइलोप्लास्ट तेल या वसा को जमा करता है। आई होप यहां तक सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी, कुछ भी आपको नहीं लगा होगा ऐसा जो आपको समझ ना आया हो मेरे भाई, ठीक है। फिर भी हम चलते हैं आगे, और अगर कुछ आपको समझ ना आया तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं मेरे भाई, ठीक है। आगे चलते हैं, लाइसोसोम। लाइसोसोम को क्या कहा जाता है? लाइसोसोम को आत्मघाती थैली कहा जाता है, ठीक है। कोशिका का एटम बम और सुसाइड बैग इसको बोला जाता है। ये क्वेश्चन मोस्ट फेवरेट ऐसे ही पूछा जाता है, बताइए आत्मघात थैली जो है किसको बोला जाता है? तो लाइसोसोम को बोला जाता है। इसके बारे में थोड़ा सा बता देता हूं। कोशिका का सफाई कर्मचारी इसको बोला जाता है मेरे भाई। लाइसोसोम को क्या बोला जाता है? कोशिका का सफाई कर्मचारी बोला जाता है। लाइसोसोम कोशिका के अंदर का कचरा और बाहर से आने वाले हानिकारक बैक्टीरिया को खाकर कोशिका को साफ रखने का काम करता है। आई बात समझ में? मैंने क्या कहा? लाइसोसोम क्या काम करता है? तो जो हमारी कोशिका है ना, कोशिका क्या है? अभी कोशिका के बारे में ही तो इतना डिटेल से पढ़ रहे हैं मेरे भाई, पूरे चैप्टर कोशिका के ऊपर ही तो डिपेंड है। तो कोशिका के अंदर जो कचरा होता है ना, बाहर से जो आने वाले हानिकारक बैक्टीरिया होता है, तो उसी को खाकर उसी को जो है साफ करने का काम लाइसोसोम करता है मेरे भाई। अब ये जो लाइसोसोम है, इसके अंदर क्या होता है? तो तेजाब से भरी थैली। इसके अंदर, किसके अंदर? जो लाइसोसोम होता है, शक्तिशाली पाचन एंजाइम होते हैं मेरे भाई। एक तरह का तेजाब भरा होता है इस लाइसोसोम के अंदर। अब ये क्या काम करता है? कोशिका का रक्षक और आत्मघाती होता है मेरे भाई, ठीक है। कोशिका का रक्षक होता है और आत्मघाती होता है। जब कोशिका खराब हो जाती है, कोशिका क्या होती है? खराब हो जाती है या फिर काम करना बंद कर देती है, तो लाइसोसोम क्या करता है? खुद फट जाता है। कहा लिखा गया ना, एटम बम इसको बोला जाता है। तो ये खुद फट जाता है, और खुद फट के क्या करता है? उस तेजाब से, क्योंकि इसके अंदर तेजाब भरा हुआ है, पूरी कोशिका ही मर जाती है। इसीलिए इसे सुसाइड बैग या फिर एटम बम कहा जाता है। सिर्फ इतना सा मतलब था इस डेफिनेशन का। यही सारी चीजें नीचे लिखी गई। देखो एनसीईआरटी क्या बोलती है? एनसीईआरटी बोलती है मेरे भाई, लाइसोसोम की खोज डी कुवे ने की थी। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बन गया। यही क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बन रहे हैं, क्वेश्चन बन रहे हैं मेरे भाई, याद रखना। पूरा चैप्टर इतनी आसान भाषा में मैंने करवा दिया है।
ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या बना, लाइसोसोम की खोज किसने की थी, डुवे नाम के आदमी ने की थी। यह शक्तिशाली पाचन एंजाइमों से भरा होता है, कोशिका के क्षतिग्रस्त होने पर यह फट जाता है और अपनी ही कोशिका को पचा देता है, इसीलिए इसे कोशिका की आत्मघाती थैली सुसाइड बैग कहते हैं। गोल्जी कॉय इसका निर्माण करता है मेरे भाई, ठीक है, गोल्जी कॉय इसका निर्माण करता है। आगे देखते हैं सरल भाषा में क्या लिखा गया है। अब मिलिए कोशिका के सबसे खतरनाक और जांबाज सिपाही से, ठीक है। तो कोशिका का सबसे खतरनाक यानी कि डेंजरस और जांबाज यानी कि जो है कहीं पर भी हार न मानने वाला जांबाज सिपाही, जिसका नाम क्या है, लाइसोसोम है मेरे भाई, जिसका नाम है लाइसोसोम। इसकी खोज किसने की थी, डुवे नाम के व्यक्ति ने इसकी खोज की थी। इसके अंदर बहुत ही भयंकर तेजाब जैसे पाचन एंजाइम भरे होते हैं। इसका मुख्य काम होता है कोशिका के कचरे और बाहर से आने वाले वायरस बैक्टीरिया को खाकर हजम करना, सफाई तंत्र पर, ठीक है। पर कभी कभी जब पूरी कोशिका बूढ़ी हो जाती है या फिर मर जाती है या फिर घायल हो जाती है तो यह काम नहीं करती है। क्या काम नहीं करती है मेरे भाई, कोशिका काम नहीं करती है। तो लाइसोसोम अपनी जान की परवाह किए बना क्या करता है, खुद को ही फाड़ लेता है मेरे भाई, अपनी थैली को ही ब्लास्ट कर लेता है। इसके फटते ही सारा तेजाब बाहर निकल जाता है और कोशिका पूरी खुद ब खुद मरकर साफ हो जाती है। इसीलिए इसे कोशिका की आत्मघाती थैली या फिर सुसाइड बैग, कोशिका का एटम बम कहा जाता है। आई बात समझ में, यहां तक सारी चीजें क्लियर है। आई थिंक यहां तक सारी चीजें जो है क्लियर हुई होंगी मेरे भाई। आगे चलते हैं मेरे भाई, ठीक है, आगे देख लेते हैं गोल्जी काय को बारे में देख लेते हैं। गोल्जी काय काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ऊपर वाले पॉइंट में हमने देखा था गोल्जी काय ही इसका निर्माण करता है। कैसे करता है तो चलिए देख लेते हैं आगे चल के। बैटरी कम हो गई मेरे भाई, 9% होगी। चलो देखते हैं एक बार कितना आगे तक जा सकते हैं, उसके बाद चार्ज लगाएंगे इसको, ठीक है। तो देख लेते हैं भाग 4 में क्या लिखा गया है, गोल्जी काय का सिस्टर्नी और राइबोसोम का प्रोटीन कारखाना। देख लेते हैं भाई ये क्या कह रहा है। गोल्जी काय कोशिका का ट्रैफिक पुलिस है मेरे भाई ये, ठीक है। ट्रैफिक पुलिस तो आपने देखा होगा ना, जिंदल चौक पे खड़ी होती है, किसी भी चौक पे खड़ी होती है ट्रैफिक पुलिस क्या काम करती है, यही करती है ना। जैसे कि ये चौक है, ठीक है, ये चौक है और यहां पे एक घेरा बना हुआ है, ठीक है। यहां पे क्या बना हुआ है, घेरा, पुलिस वाला इसी के बीच में खड़ा है। तो पुलिस वाला बीच वाला क्या करता है मेरे भाई, कभी इस ट्रैफिक को रोक देता है, ठीक है, कभी इस ट्रैफिक को रोक देता है, कभी इस ट्रैफिक को रोक देता है। मतलब क्या करता है वो, यही करता है ना कि भाई तू रुक जा, अभी तू जा मेरे भाई, मतलब कि मैनेज काम करने का काम करता है ना। तो वही चीज यहां पे लिखी गई है। चलिए आइए देख लेते हैं। गोल्जी काय की खोज किसने की थी, कैमिलो गोल्जी ने की थी, इसीलिए इसका नाम गोल्जी काय बना। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हो गया मेरे भाई, ठीक है। गोल्जी काय की खोज किसने की थी, कैमिलो गोल्जी नाम के व्यक्ति ने गोल्जी काय की खोज की थी। आगे चलते हैं। इसकी झिल्लियां समांतर रूप से सजी रहती है, समांतर यानी कि एक के ऊपर एक सजी रहती है मेरे भाई, ठीक है, एक के ऊपर एक सजी रहती है समांतर रूप से, जिन्हें कुंडिका या सिस्टर्नी कहा जाता है। यह पदार्थों की पैकेजिंग व परिवहन करता है मेरे भाई, ठीक है। जैसे हमने पहले भी देखा था यह काम क्या करता है, पदार्थों की पैकिंग या फिर परिवहन का काम करता है। पादप कोशिकाओं में इसे डिक्टियोसोम जो है कहा जाता है मेरे भाई। पादप कोशिकाओं यानी कि पेड़ पौधों की जो कोशिकाएं होती है ना, उसके अंदर किसको, गोल्जी काय को क्या कहा जाता है, डिक्टियोसोम जो है मेरे भाई कहा जाता है। आई बात समझ में, यहां तक सारी चीजें क्लियर है। आई थिंक यहां तक सारी चीजें जो है क्लियर हो गई होंगी मेरे भाई, ठीक है। उसके बाद हम चलते हैं आगे, इसका सरल भाषा में देख लेते हैं एक बार, ठीक है। कहां गया, ये रहा। सरल भाषा में क्या लिखा गया, अगला अंग है गोल्जी काय। ये एक अंग है मेरे भाई जिसकी खोज कैमिलो गोल्जी ने की थी। इसका मुख्य काम क्या है, कोशिका के अंदर बनने वाले प्रोटीनों और पदार्थों को पैकेटों में बंद करना, पैकेजिंग करना और उन्हें सही पते पर कुरियर तक पहुंचाना मेरे भाई। आई बात समझ में, क्या करना है, आपके घर में जो कुरियर आता है वो ऐसे ही आता है ना, पहले उसकी पैकेजिंग कोई कुरियर वाला करता है, पैकेजिंग करता है, उसके बाद कुरियर वाला निकल जाता है उसको लेके और फिर वो सही पते पर पहुंचा देता है। सेम यही काम क्या करता है, यही काम जो है गोल्जी काय करता है भाई। हमारे शरीर में जो गोल्जी काय है ना, वो यही काम करता है। और पेड़ पौधों में जो ये अंग पाया जाता है उसमें गोल्जी काय नहीं होता, उसमें क्या बोला जाता है, उसमें डिक्टियोसोम बोला जाता है। आई बात समझ में, इतना सा आपको याद रखना है। इसके बाद हम चलते हैं आगे मेरे भाई, ठीक है। इसके बाद आगे चलते हैं और आगे क्या कह रहा है भाई, कहाँ थे हम, ठीक है, यहां तक हो गए थे। इसीलिए इसे कोशिका का ट्रैफिक पुलिस या मैनेजर भी कहा जाता है। इसकी नलिकाएं यानी कि नलिकाओं से होकर बहता है ना, जो एक के ऊपर एक सजी होती है, उन्हें विज्ञान में यानी कि साइंस में सिस्टर्नी कहते हैं। और याद रखना भाइयों, जब यह पौधों की कोशिकाओं में पाया जाता है तो इसका नाम बदलकर डिक्टियोसोम हो जाता है। यही दोनों चीजें याद रखना कि मतलब चीज तो एक ही है, चीज तो एक ही है। क्या चीज एक है मतलब भाई, दो प्रकार के सिस्टम है, एक तो पेड़ पौधे का सिस्टम है, एक इंसानों का सिस्टम है, ठीक है। दोनों सिस्टमों के अंदर एक ही काम हो रहा है, चीजों को पैकेज करना और चीजों को अपने सही पते तक ले जाना। बस दोनों का नाम अलग अलग हो गया। इंसानों में इस चीज को क्या बोला जाता है, गोल्जी काय बोला जाता है, गोल्जी काय बोला जाता है, ठीक है। किसी चीज की पैकेजिंग करना और उसको अपने पते पर छोड़ना, उसको क्या बोला जाता है, गोल्जी काय। और पेड़ पौधों की बात करूं तो पेड़ पौधों में इसको क्या बोला जाता है, डिक्टियोसोम मेरे भाई, ठीक है।
ठीक है, डिक्टियोसोम बोला जाता है। यहां तक सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी, आई थिंक यहां तक सारी चीजें जो है क्लियर हो गई होंगी। उसके बाद हम चलते हैं मेरे भाई राइबोसोम की, यहां पे बात कर रहे हैं। ठीक है, तो राइबोसोम के बारे में जान लेते हैं। पहले यह शब्द आपको देखना होगा, राइबोसोम होता क्या है मेरे भाई। ठीक है, राइबोसोम क्या होता है, चलो मैं बोल देता हूं, लिखने में थोड़ा टाइम जा रहा है। ठीक है, राइबोसोम क्या होता है, कोशिका के अंदर एक बहुत ही नन्हा सा अंग कण होता है। क्या मैं बोल रहा हूं, ध्यान से सुनो, कोशिका के अंदर बहुत ही छोटा नन्हा सा एक कण होता है। क्या समझे, कोशिका के अंदर एक बहुत ही नन्हा सा छोटा सा अंग होता है। जैसे एक कपड़े की फैक्ट्री में कपड़े बनते हैं, ठीक है, कपड़े की फैक्ट्री में क्या बनते हैं, कपड़े ही बनते हैं। वैसे ही कोशिका के अंदर इस मशीन राइबोसोम में प्रोटीन बनता है मेरे भाई। आई बात समझ में, कोशिका के अंदर एक फैक्ट्री है जिसका नाम है राइबोसोम। इस राइबोसोम में क्या बनता है, प्रोटीन बनता है। जैसे मैंने क्या कहा, कपड़ों की फैक्ट्री में कपड़े बनते हैं, वैसे ही कोशिका, हमारे शरीर के अंदर कोशिका जो है ना, उसके अंदर एक फैक्ट्री है जिसका नाम है राइबोसोम। उस फैक्ट्री, राइबोसोम फैक्ट्री में जो है क्या बनता है, प्रोटीन बनता है। सिंपल सी बात है मेरे भाई, आई बात समझ में। और ये काम क्या करता है, मतलब ये जो राइबोसोम है, राइबोसोम की फैक्ट्री है, इसके अंदर क्या बनता है, प्रोटीन बनता है। अब ये क्या काम करता है, तो इसका मुख्य काम प्रोटीन सिंथेसिस करना है। प्रोटीन सिंथेसिस का क्या मतलब होता है, तो प्रोटीन सिंथेसिस का मतलब होता है हमारे शरीर के ब्लॉक प्रोटीन तैयार करना मेरे भाई, जिससे हमारा शरीर बढ़ता है, पुरानी कोशिकाओं की मरम्मत होती है। बस इतनी सी चीजें आपको याद रखनी है इसके बारे में। चलिए आइए देख लेते हैं आगे क्या लिखा गया है। यहां पे क्या कह रहा है, राइबोसोम 70S बनाम 80S का प्रोटीन कारखाना मेरे भाई। चलो देख लेते हैं। राइबोसोम की खोज पैलाडे ने की थी मेरे भाई। क्वेश्चन नंबर 1 बन गया। ठीक है, डायरेक्ट पूछेगा, बताइए जो ये क्या बोल रहा है, हाँ, राइबोसोम की खोज किसने की थी मेरे भाई, तो राइबोसोम की खोज मेरे भाई पैलाडे नाम के जो है व्यक्ति ने की थी मेरे भाई। आई बात समझ में, एक सेकंड भाई, चलिए आगे चलते हैं भाई। ठीक है, यहां पे हम पहुंच गए थे, तो इसका सरल भाषा में देख लेते हैं मेरे भाई। ठीक है, यहाँ पे चलो यहीं से स्टार्ट कर लेते, कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या हुआ, राइबोसोम की खोज किसने की थी, पैलाडे नाम के व्यक्ति ने की थी। यह आरएनए ऐसे लिख रहे हैं, ठीक है, आरएनए वह प्रोटीन से बना होता है। ठीक है, तो राइबोसोम किससे बना होता है, आरएनए वह प्रोटीन से बना होता है, इसीलिए इसे राइबो न्यूक्लियोप्रोटीन कण कहते हैं मेरे भाई। ठीक है, इसका मुख्य कार्य क्या है, प्रोटीन संश्लेषण, मैं आपको बता चुका हूं। इसे प्रोटीन की फैक्ट्री कहते हैं। प्रोकैरियोटिक माइटोकॉन्ड्रिया लवक में 70S और यूकैरियोटिक में 80S राइबोसोम पाए जाते हैं। इनका मतलब समझ आया, थोड़ा सा आपको 1 मिनट बताता हूं, थोड़ा सा पीछे लेके आपको चलता हूं। ठीक है, क्या कहां लेकर चलता हूं, यहां पे आपको 2 शब्द दिखा होगा, प्रोकैरियोटिक और दूसरा शब्द आपने देखा यूकैरियोटिक। जब हमने, आपको याद है बायोलॉजी का पहला चैप्टर किया था, उस पहले चैप्टर में आपको ये दोनों शब्द मिले थे। पहले नंबर पर था प्रोकैरियोटिक और दूसरे नंबर पर कौन सा था, दूसरे नंबर पर था यूकैरियोटिक। यू ऐसे लिखेंगे ना, यू कैरियोटिक। ठीक है, यूकैरियोटिक। यहां पर क्या था, पहले नंबर प्रोकैरियोटिक था, यानी कि पहले प्रोकैरियोटिक आया था, यानी कि प्राचीन समय के जीव जंतु की बात कर रहे हैं। उसके बाद उससे थोड़ा सा अपडेट वर्जन आया, तो दूसरे नंबर पर क्या आया था, यूकैरियोट। ऐसे ही यहां पे कह रहा है, पहले 70S और यहां पर 80S। जो 80S का मतलब है ना, वो अपडेट वर्जन है मेरे भाई। 70S में पुरानी चीजें हैं और 80S में जो है नई चीजें हैं। सिर्फ ये आपको समझाने का एक तरीका है मेरे भाई। ठीक है, आगे चलते हैं। ठीक है, पेन चेंज कर लेता हूं दोबारा से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहां से देख लेते हैं। कोशिका का सबसे नन्हा और सबसे मेहनती अंग है राइबोसोम। इसकी खोज जॉर्ज पैलाडे ने की थी। यह पूरी कोशिका में दिन रात 24 घंटे सिर्फ एक ही काम करता है, जिसका नाम है प्रोटीन का निर्माण करना मेरे भाई। ठीक है, प्रोटीन का निर्माण करेगा तभी तो हमारे शरीर को ताकत मिलेगी, तभी तो हमारा शरीर बढ़ेगा, ग्रोथ करेगा मेरे भाई। इसीलिए इसे आंख बंद करके कोशिका की प्रोटीन फैक्ट्री कह दिया जाता है। यह मुख्य रूप से 2 वैरायटी में आता है। 2 वैरायटी कौन कौन सी है, चलो देख लेते हैं। ये देखो, पहला वैरायटी है 70S और दूसरा वैरायटी है 80S। ठीक है, तो देख लेते हैं 70S राइबोसोम का क्या मतलब है। यह थोड़ा हल्का और पुराने जमाने का होता है, जो बैक्टीरिया, प्रोकैरियोटिक और हमारे माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर पाया जाता है मेरे भाई। ठीक है, आगे चलते हैं। दूसरा 80S राइबोसोम, तो यह भारी और एडवांस होता है, जो हमारे जैसे इंसानों और उच्च पौधों यूकैरियोटिक की कोशिकाओं में शान से घूमता है मेरे भाई। आई बात समझ में, चलिए आगे चलते हैं मेरे भाई। ठीक है, तो आगे देख लेते हैं, भाग नंबर 5 को देख लेते हैं। ठीक है, भाग 5 क्या कह रहा है, केंद्रक का कंट्रोल रूम। ठीक है, क्या कह रहा है, केंद्रक का कंट्रोल रूम कह रहे हैं मेरे भाई। ठीक है, तो देख लेते हैं, केंद्रक का कंट्रोल रूम और आरएनए का कारखाना भाई। देख लेते हैं क्या कह रहा है। तो ये क्या कहने की कोशिश कर रहा है, ये कहने की कोशिश कर रहा है मेरे भाई,
ये कहने की कोशिश कर रहा है कि मेरे भाई एनसीईआरटी का पॉइंट बोलता है कि केंद्रक की खोज किसने की थी, 1831 में रॉबर्ट ब्राउन ने की थी मेरे भाई। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बन गया। ठीक है, दो तरीके के क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि भाई केंद्रक की खोज किसने की, रॉबर्ट ब्राउन ने की थी, या फिर आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है बताइए केंद्रक की खोज जो है, केंद्रक को क्या बोलते हैं, न्यूक्लियस बोला जाता है मेरे भाई। ठीक है, इसकी खोज रॉबर्ट ब्राउन के द्वारा कब की गई थी, तो 1831 में की गई थी। आगे चलते हैं। यह कोशिका की समस्त जैविक क्रियाओं पर नियंत्रण करता है, कंट्रोल करता है। इसे कोशिका का नियंत्रण कक्ष, कंट्रोल रूम कहते हैं। इसके 4 भाग होते हैं मेरे भाई। ठीक है, इसके 4 वीआईपी चीजें होती है। कौन कौन सी होती है, केंद्रक कला होती है, केंद्रक द्रव्य होता है, केंद्रिका होती है, और क्रोमैटिन धागे होते हैं मेरे भाई। ठीक है, तो सरल भाषा में देख लेते हैं। सरल भाषा में जाने से पहले मैं आपको बता देता हूं, केंद्रक कला यहां पे लिखा है ना, एक सेकंड यहां पे लिख देता हूं, केंद्रक कला। यहां पे जो केंद्रक कला होता है, केंद्रक कला के बारे में सुनो जो मैं बोल रहा हूं। यह केंद्रक, केंद्रक यानी कि न्यूक्लियर, यह केंद्रक के बाहर की एक सुरक्षा दीवार है। जो केंद्रक कला है ना, केंद्रक कला, ये क्या होता है मेरे भाई, ये केंद्रक के बाहर के एक सुरक्षा दीवार है जो अंदर के सामान को सुरक्षित रखती है। सिंपल सी बात है, आपके पेट की बाहर की दीवार है ना, वो क्या करती है, बाहर की सुरक्षा दीवार है, अंदर की चीजों को सुरक्षित रखती है, उसको क्या बोलते हैं, केंद्रक कला बोलते हैं। केंद्रक द्रव्य क्या होता है मेरे भाई, केंद्रक द्रव्य यह केंद्रक के अंदर भरा हुआ एक तरल लिक्विड पदार्थ है जिसमें सभी अंग तैरते रहते हैं मेरे भाई। ठीक है, वो केंद्रक द्रव्य होता है। केंद्रिका क्या होता है, केंद्रिका यानी कि न्यूक्लियस की बात कर रहा है मेरे भाई। ठीक है, यह केंद्रक का एक छोटा सा हिस्सा होता है। ठीक है, केंद्रक का एक छोटा सा हिस्सा होता है केंद्रिका। आई बात समझ में, केंद्रक अलग चीज है, याद रखना, केंद्रिका अलग चीज है, मतलब है तो दोनों एक ही का हिस्सा। केंद्रक यहां पे लिख देता हूं, केंद्रिका, केंद्रिका। ठीक है तो दोनों एक ही चीज, लेकिन केंद्रक क्या है मेरे भाई, केंद्रक पूरा बड़ा है, ऐसे बड़ा है, ऐसे मान के चलो, ये पूरा जो एक सर्कल मैंने बनाया है ना, ये एक केंद्र है, इसके अंदर केंद्रिका क्या है, ये छोटा सा कण है ना, ये केंद्रिका है मेरे भाई। आई बात समझ में, तो इसको जो है केंद्रिका बोला जाता है। इसीलिए डेफिनेशन में आपको क्या देखने को मिलेगा, केंद्रक का एक छोटा सा हिस्सा, केंद्रक का एक छोटा सा हिस्सा मेरे भाई। ठीक है, केंद्रक का एक छोटा सा हिस्सा जो कोशिका के अन्य जरूरी काम करता है, जैसे आरएनए बनाना, उसको केंद्रिका बोला जाता है मेरे भाई। यहां पे लिखा गया है क्रोमैटिन धागे मेरे भाई। ठीक है, तो क्रोमैटिन धागे क्या होते हैं, ये केंद्रक के अंदर धागे जैसी संरचना होती है। ठीक है, केंद्रक के अंदर जो धागे जैसी संरचना होती है ना, उसको क्रोमैटिन धागे बोलते हैं, और यह हमारी आनुवंशिकी जानकारी छिपी होती है। ठीक है, क्रोमैटिन धागे में हमारी क्या छिपी होती है, आनुवंशिकी जो छिपी होती है जानकारी, आनुवंशिकी यानी कि जेनेटिक जो हमारी चीजें होती है ना, वो क्रोमैटिन धागे में छुपी होती है। चलिए आइए देख लेते हैं आगे सरल भाषा में क्या लिखा गया है। तो सरल भाषा में ये लिखा गया है मेरे भाई, कोशिका के असली राजा। तो कोशिका का असली राजा कौन होता है, बॉस या फिर हेडमास्टर। स्कूल का हेडमास्टर कौन होता है, कोई तो होता है ना स्कूल का हेडमास्टर, ऐसे ही कंपनी का कोई बॉस होता है। तो ऐसे ही जो कोशिका है ना, कोशिका का बॉस कौन होता है मेरे भाई, कोशिका का बॉस मेरे भाई केंद्रक होता है। आई बात समझ में, चलिए आगे चलते हैं। जिसका नाम है केंद्रक, जिसको न्यूक्लियस बोलते हैं। इसकी खोज किसने की थी, 1831 में रॉबर्ट ब्राउन नाम के वैज्ञानिक ने की थी। कोशिका के अंदर कौन सा अंग क्या काम करेगा, कब खाएगा, कब मरेगा, इस पूरी पंचायत पर कंट्रोल इसी केंद्रक का होता है। इसीलिए इसे कोशिका का नियंत्रण कक्ष, कंट्रोल रूम कहा जाता है, या कोशिका का दिमाग कहते हैं। इसके अंदर 4 वीआईपी चीजें होती हैं, जिनमें सबसे मुख्य है क्रोमैटिन के धागे, जो बाद में मोटे होकर गुणसूत्र क्रोमोसोम में बन जाते हैं। अभी मैंने बताया था ना, क्रोमैटिन धागे के अंदर क्या क्या छिपा होता है, क्रोमैटिन धागे के अंदर जो है हमारी आनुवांशिकी जो आनुवांशिकी चीजें होती है ना, जैसे कि हमसे कुछ गुण हमारे बच्चों में जाते हैं, तो वो जो जानकारी होती है ना, वो क्रोमैटिन धागों के अंदर ही छुपी होती है, जिनको जो है मतलब ये पहले कैसे होती है, ऐसे ऐसे उलझे धागे होते हैं, ऐसे ऐसे उलझे धागे होते हैं, लेकिन बाद में ये क्या होते हैं, क्रोमैटिन बाद में जो है मोटे बनकर गुणसूत्र बन जाते हैं मेरे भाई। इन्हीं को क्रोमोसोम बोला जाता है। आई बात समझ में, मतलब ये पहले एक छोटे छोटे धागे हैं, ठीक है, बाद में क्या करेंगे, बाद में एक एक करके ये बन जाएंगे, ऐसे ऐसे मोटे धागे बन जाएंगे, और मोटे धागे बनकर जो है क्या बन जाएंगे, गुणसूत्र बन जाएंगे, जो कि हमारे बच्चे में ट्रांसफर होंगे। इन्हीं के अंदर क्रोमैटिन धागों के अंदर क्या छिपा होता है मेरे भाई, हमारी जेनेटिक्स, आनुवांशिक जो है इंफॉर्मेशन छिपी होती है। आई बात समझ में, आगे चलते हैं मेरे भाई, केंद्रिका की बात कर लेते हैं। ठीक है, बहुत आसान चीजें, अगर ध्यान से आप पढ़ोगे ना, जो मैं बोल रहा हूं उसको भी सुन लोगे, तो यकीन मानिएगा बहुत सारी चीजें आपकी क्लियर हो जाएंगी मेरे भाई। ठीक है, तो केंद्रिका की बात कर लेते हैं। वैसे तो केंद्रिका के बारे में मैं अभी बता के आया हूं, दोनों चीजें मैंने क्लियर की है। यहाँ पे देखो, केंद्रक और केंद्रिका के बारे में। केंद्रक बता दिया, न्यूक्लियस होता है, ये पूरा बड़ा जो है ये केंद्रक है, इसके अंदर एक छोटी सी बिंदु है, ये केंद्रिका है। चलो देख लेते हैं केंद्रिका के बारे में क्या कह रहा है, आरएनए का असली कारखाना। ठीक है, तो एनसीईआरटी की डेफिनेशन क्या कह रही है, केंद्रिका की खोज फोंटाना ने की थी मेरे भाई। क्वेश्चन नंबर 1 बन गया, केंद्रिका की खोज किसने की थी, फोंटाना ने की थी। इसमें केंद्रक कला नहीं होती है। ठीक है, इसमें केंद्रक कला नहीं होती है, इसमें राइबोसोम
आरएनए का संश्लेषण होता है, इसीलिए इसे आरएनए का कारखाना जो है कहा जाता है मेरे भाई। ठीक है, आगे चलते हैं। केंद्रक के सरल भाषा में देख लेते हैं। केंद्रक के बिल्कुल बीचों बीच एक छोटी सी घनी बिंदु होती है। मैंने बताया ना, ये एक पूरा बड़ा केंद्रक होता है, इसके बीच में एक छोटी सी बिंदु, ये क्या होती है? केंद्रिका होती है। जैसी संरचना होती है जिसे केंद्रिका कहते हैं, इसकी खोज फॉन्टाना ने की थी। इसके बाहर कोई सुरक्षा दीवार या झिल्ली नहीं होती है। इसका सबसे बड़ा काम राइबोसोम बनाने वाले आरएनए का धुआंधार उत्पादन करना, यानी कि बड़ी मात्रा में जो है ये आरएनए का जो है उत्पादन करता है। इसी वजह से वैज्ञानिक इसे बड़े पार से आरएनए का जो है कारखाना कहा जाता है मेरे भाई। ठीक है, यहां तक सारी चीजें। उसके बाद हम चलते हैं आगे मेरे भाई। ठीक है, आगे देख लेते हैं भाई, क्या कितना रह गया अभी तो 21वीं पेज पे आया, 28 पेज पे जाना है। चलो फटाफट चलते हैं मेरे भाई। ठीक है, चलो फटाफट चलते हैं आगे। देख लेते हैं गुणसूत्रों की हिस्टोन कुंडली और जीन का आधार कार्ड देख लेते हैं मेरे भाई। ठीक है, तो चलो गुणसूत्र को देख लेते हैं। गुणसूत्र क्या बोल रहे हैं? एनसीईआरटी का पॉइंट बोलते हैं। गुणसूत्र अभी पढ़ के आए ना। सबसे पहले क्या बनता है मेरे भाई? सबसे पहले हमने क्या देखा था यहाँ पे? क्या देखा था मेरे भाई? क्रोमोटिन धागे देखे थे। ठीक है, देखा था ना, अभी ऊपर देख के आए। सबसे पहले हमने क्या देखा? क्रोमोटिन धागे, क्रोमोटिन धागे देखे, क्रोमोटिन धागे। आगे चलकर ये क्रोमेटिन धागे क्या बन गए? ऐसे ही लिखते हो ना, ऐसे लिखते हो क्या? आगे चलकर ये क्रोमेटिन धागे क्या बन जाएंगे? ये क्या बन जाएंगे मेरे भाई? गुणसूत्र बन जाएंगे। ठीक है, देखा था ना, यहाँ पे लिखा है, ये देखो कहाँ गया यार? अभी तो मैंने दिखाया था, ये रहा। क्रोमोटिन धागे जाके बाद में मोटे होकर क्या बन जाते हैं? गुणसूत्र बोलते हैं, जिनको क्रोमोसोम बन जाते हैं मेरे भाई। ठीक है, तो ये आगे चलकर क्या बन जाएंगे? गुणसूत्र बन जाएंगे मेरे भाई। ठीक है, गुणसूत्र, जिसको क्या बोला जाता है? क्रोमोसोम बोला जाता है। बस उसी के बारे में ये बात कर रहा है। चलो देख लेते हैं ये क्या कह रहा है। अभी देख लिया ना हमने गुणसूत्र। गुणसूत्र क्या होते हैं? हमसे हमारे बच्चों में ट्रांसफर होते हैं। ठीक है, अब ये गुणसूत्र किस चीज के बने होते हैं उसके बारे में डिस्कस कर रहा है। देखो, सबसे पहला क्वेश्चन नंबर बन गया, गुणसूत्र की खोज किसने की थी? स्टार्सबर्गर नाम के एक व्यक्ति ने गुणसूत्र की खोज की थी। वाल्डेयर ने क्रोमोसोम नाम दिया था। अब देखा ना हमने, क्रोमोसोम भी इसको कहा जाता है। पहले ये क्या था मेरे भाई? गुणसूत्र सबसे पहले क्या था मेरे भाई? सबसे पहले ये था मेरे भाई, क्या था? कहाँ गया रे वो? क्रोमेटिन धागे था। ठीक है, क्रोमोटिन धागे था सबसे पहले। फिर ये एक पतला धागा था। इस समय ये एक पतला धागा था, लेकिन जैसे ये मोटा हो गया ना, जुड़ जुड़ कर मोटा धागा बन गया, तो ये क्या बन गया? गुणसूत्र बन गया मेरे भाई। ठीक है, गुणसूत्र बन गया, और इसी को क्या बोला जाता है मेरे भाई? गुणसूत्र को ही क्रोमोसोम बोला जाता है। अब याद रखना, गुणसूत्र की अगर आपसे खोज पूछे किसने की थी, तो स्टार्सबर्गर ने की थी, लेकिन वाल्डेयर नाम के व्यक्ति ने जो है इसको क्या दिया था? क्रोमोसोम नाम दिया था। आगे चलते हैं। हिस्टोनी मतलब ये जो बना होता है ना, गुणसूत्र बना होता है, यहाँ पे देखो हिस्टोन प्रोटीन इसके अंदर 60% होता है, और डीएनए इसके अंदर 40% होता है। इन दोनों को मिलकर जो है गुणसूत्र बनता है मेरे भाई। आई बात समझ में? याद रखना, जो गुणसूत्र होता है ना, इसके अंदर 60% हिस्टोन प्रोटीन होता है और 40% डीएनए होता है। इन दोनों से मिलकर ये बनता है। इनके शीर्ष भाग को टीलोमियर कहते हैं मेरे भाई। ठीक है, जो ये गुणसूत्र होता है ना, गुणसूत्र का उपली जो हिस्सा होता है ना, ये नुकीला होता है ऐसे। इस नुकीले हिस्सों को क्या बोला जाता है? इस नुकीले हिस्से को टीलोमियर बोला जाता है मेरे भाई। ठीक है, टीलोमियर बोला जाता है। मनुष्य में 46 जोड़े यानी कि 23 जोड़े, प्याज में 16, मनुष्य में 46, ठीक है, प्याज में 16 यानी कि 8 जोड़े हो जाएगा। गाय में 60 यानी कि 30 जोड़े, और गन्ने में 80 गुणसूत्र यानी कि 40 जोड़े पाए जाते हैं। ऐसे चीजें आपको याद रखनी है मेरे भाई। ठीक है, तो ये सारा यहाँ पे यही लिखा गया है। चलो फिर भी बता देता हूं। हमारे खानदान के इतिहास को ढोने वाले ट्रक, अब आते हैं हमारे खानदान के इतिहास को ढोने वाले ट्रकों पर मेरे भाई, जिन्हें हम गुणसूत्र या फिर क्रोमोसोम कहते हैं। इनका नामकरण वाल्डेयर ने किया था, और यह कुछ नहीं है, बस हमारे माता पिता के लक्षणों को बच्चों तक ले जाने वाली आनुवंशिका की असली वाक है। जो मैंने ऊपर सारी कहानी आपको बताई है ना, बस वही ये कह रहा है मेरे भाई। ये किस मसाले से बने होते हैं? मतलब कि ये जो गुणसूत्र बना होता है किससे बना होता है? 60% हिस्टोन प्रोटीन और जो है 40% हमारे डीएनए, इन दोनों से जो है ये बनकर मिलकर बनता है। इसके सबसे ऊपरी नुकीले सिरे को टीलोमियर कहा जाता है, जो परीक्षा में सीधा पूछा जाता है। अलग जीवों में इनकी संख्या फिक्स होती है। जैसे हम इंसानों में टोटल 46 गुणसूत्र होते हैं, यानी कि 23 जोड़े होते हैं। प्याज काटते समय आंखों में जो आंसू आते हैं, प्याज में 16 गुणसूत्र यानी कि 8 जोड़े होते हैं, और गन्ने में 80 गुणसूत्र यानी कि 40 जोड़े होते हैं मेरे भाई। आई बात समझ में? यहां तक सारी चीजें आई थिंक क्लियर हो गई होगी। इसके बाद हम चलते हैं आगे मेरे भाई। ठीक है, जीन को देख लेते हैं मेरे भाई। ठीक है, जीन क्या होती है? तो जीन को देख लेते हैं। आनुवांशिकता का असली अंगूठे का निशान मेरे भाई। ठीक है, तो देख लेते हैं एनसीईआरटी क्या बोलती है। डीएनए के क्रियात्मक खंड को जीन कहते हैं मेरे भाई। ठीक है, डीएनए के जो क्रियात्मक खंड होता है ना, उसको क्या बोला जाता है? उसको जो है मेरे भाई जीन का, डीएनए के कार्यात्मक इकाई को जो है जीन बोला जाता है मेरे भाई। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं धीरे धीरे करके।
1 सेकंड मेरे भाई, हाँ ठीक है, आगे चलते हैं। सर्वप्रथम जोहानसन ने जीन शब्द का प्रयोग किया था। जीन को आनुवंशिकता की इकाई कहते हैं। ये क्वेश्चन मोस्ट फेवरेट है, इंपॉर्टेंट है, याद रखना, बहुत बार एग्जामिनर पूछता है। बताइए आनुवंशिकता की इकाई किसे कहा जाता है? तो जीन को जो है आनुवंशिकता की इकाई मेरे भाई कहा जाता है मेरे भाई। ठीक है, यहां तक सारी चीजें। अब देख लेते हैं इसकी सरल भाषा क्या कहती है। तो इसकी सरल भाषा कहती है मेरे भाई, गुणसूत्रों के ऊपर मोतियों की तरह छोटे छोटे बिंदु बैठे होते हैं। गुणसूत्र के बारे में अभी डिटेल से आपको बता के आया हूं। तो गुणसूत्र के ऊपर मोतियों की एक माला की तरह छोटे छोटे बिंदु बैठे होते हैं, जिन्हें हम जीन कहते हैं मेरे भाई। इस शब्द को सबसे पहले जोहानसन नाम के वैज्ञानिक ने दुनिया के सामने रखा था। इसका पोस्टमार्टम सुनो। हमारा पूरा डीएनए बहुत लंबा होता है, ठीक है, हमारा जो पूरा डीएनए होता है ना, वो बहुत लंबा होता है, पर उसका जो छोटा सा हिस्सा कोई खास काम करता है, जैसे आंखों का रंग काला करना, लंबाई बढ़ना, उस काम करने वाले टुकड़े को जीन कहते हैं मेरे भाई। दो शब्द याद रखना, एक तो डीएनए याद रखना और एक जीन याद रखना। ठीक है, जीन ऐसे लिख लो, जीन हिंदी में ऐसे लिख लो मेरे भाई। ठीक है, ये दोनों चीजें अलग है। हमारे शरीर का जो पूरा डीएनए है ना, ये मान के चलो ये एक पूरा डीएनए है। इसके अंदर एक छोटा सा खास हिस्सा होता है, ये एक छोटा सा खास हिस्सा है, जिसको क्या बोला जाता है? जीन बोला जाता है। अब ये जीन क्या काम करता है? तो जीन काम करता है आपकी आंखों का जो काला रंग है वो प्रदान करता है, आपकी हाइट को बढ़ाने का काम करता है। जो स्पेसिफिक काम करता है वो क्या करता है? वो जीन करता है मेरे भाई। आई बात समझ में? इसके बाद हम चलते हैं आगे मेरे भाई। ठीक है, आगे देख लेते हैं भाई, कौन सा आ गया? पॉइंट नंबर 13 को देख लेते हैं मेरे भाई। ठीक है, तो भाग नंबर 13 को देख लेते हैं। यहाँ पे क्या बात कर रहा है? डीएनए का डबल हेलिक्स और आरएनए का यूरिसेल की बात कर रहा है। ठीक है, डीएनए का द्विकंडलित सीढ़ीदार मॉडल। ठीक है, तो यहाँ पे किसकी बात कर रहे हैं? डीएनए की बात कर रहे हैं मेरे भाई। ठीक है, तो डीएनए के बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ। डीएनए के बारे में आपको पता होना चाहिए मेरे भाई। ठीक है, डीएनए को जीव विज्ञान का सबसे बड़ा सुपरस्टार कहा जाता है। इतनी सी बात आपको याद रखनी है मेरे भाई। ठीक है, एक घुमावदार रस्सी की सीढ़ी की तरह होता है मेरे भाई। ठीक है, घुमावदार रस्सी देखिए, घुमावदार रस्सी की सीढ़ी की तरह होता है हमारा डीएनए। यह हमारे शरीर के निर्माण और आनुवंशिक गुणों की पूरी जानकारी अपने अंदर रखता है। सीधी सी बात है, डीएनए को आप एक लाइन में कैसे जो है वेरीफाई करेंगे? तो आप सिर्फ इतना सा कहेंगे, हमारे शरीर के निर्माण और आनुवंशिक गुणों की जानकारी अपने अंदर रखता है, उसे क्या बोला जाता है? उसे डीएनए बोला जाता है। सिंपल सी बात है, बस इतनी सी चीजें आप याद रखेंगे। और आई होप डीएनए की फुल फॉर्म आपको पता होगी। वैसे कल एक बच्चे ने बताई थी, बहुत अच्छा, वो बच्चा काफी अच्छे तरीके से पढ़ रहा है, और सभी बच्चों को ऐसे ही पढ़ना है मेरे भाई। अगर आप सीरियसली है ना, तो ऐसे ही आपको पढ़ना पड़ेगा मेरे भाई। ये बैटरी लो हो गई है, थोड़ा सा मैं इसको चार्ज लगा देता हूँ। एक मिनट के लिए प्लीज थोड़ा सा कोऑपरेट रखिएगा, थोड़ा सा पेशेंस बनाई रखिएगा। ठीक है, एक बार मैं चार्ज लगा लूँ। चलिए अब यहाँ से जो है दोबारा से स्टार्ट करते हैं मेरे भाई। ठीक है, डीएनए की फुल फॉर्म हम देख रहे थे। ठीक है, यहाँ पे लिख दिया डीएनए ना, इसकी फुल फॉर्म आप याद रखना। इसकी फुल फॉर्म क्या होती है मेरे भाई? डीऑक्सी राइबोक्यूनुलिक एसिड इसको बोला जाता है। ठीक है, कैसे लिखेंगे? बड़ा ही मुश्किल शब्द है, डीऑक्स राइबो न्यूक्लिक ठीक है मेरे भाई, ये बोला जाता है इसको। ठीक है, एसिड, ये इसकी जो है फुल फॉर्म हो जाएगी मेरे भाई। ठीक है, इसके बाद हम चलते हैं आगे और यहां से पढ़ना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, डीएनए की खोज किसने की थी? फ्रेडरिक मिशर ने की थी मेरे भाई। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हो गया कि भाई डीएनए की खोज किसने की थी? फ्रेडरिक मिशर ने की थी। वाटसन एवं क्रिक ने डीएनए की द्विकंडलित संरचना डबल हेलिकल स्ट्रक्चर मॉडल की खोज की और नोबेल पुरस्कार जो है पाया मेरे भाई। दोनों चीजें अलग अलग है, याद रखना। अगर आपसे पूछे डीएनए की खोज किसने की थी, तो आप बताएंगे फ्रेडरिक मिशर के द्वारा ही की गई थी मेरे भाई। ठीक है, फ्रेडरिक मिशर के द्वारा जो है डीएनए की खोज की गई थी। लेकिन अगर आपसे पूछे कि द्वि संरचना मॉडल किसके द्वारा दिया गया था, तो आप बताएंगे डबल हेलिक्स मॉडल जो है ये किसके द्वारा दिया गया था? वाटसन एवं क्रिक के द्वारा दिया गया था मेरे भाई। ठीक है, आगे चलते हैं। इसमें 4 नाइट्रोजन क्षार जिसमें एडिसिन
थाइमीन, साइटोसिनिन और ग्वानिन पाए जाते हैं। शुगर फास्फेट बैकबोन इसकी रीढ़ की हड्डी बनाती है। डीएनए में स्वतः द्विगुण यानी कि अपने आप ऑटोमेटिक द्विगुण की जो है क्षमता होती है मेरे भाई, ठीक है। यहां तक सारी चीजें। इसके बाद हम चलते हैं आगे मेरे भाई, ठीक है। हमेशा आपको याद रखना है जो इसके अंदर जो ये चार मैंने बताया ना यहाँ पे एडेनिन और थाइमीन, साइटोनिन और ग्वानिन, इसके अंदर जो है 4 नाइट्रोजन क्षार पाए जाते हैं। तो इसकी जादुई क्षमता क्या, इसकी जो आपको क्या याद रखना है, एडेनिन हमेशा थाइमीन के साथ जुड़ता है मेरे भाई, ठीक है। ए हमेशा किसके साथ जुड़ता है, टी के साथ जुड़ता है। और सी के साथ हमेशा क्या जुड़ता है, जी के साथ जुड़ता है। ये याद रखना, कई बार पूछ लेता है मेरे भाई, ठीक है। ए से क्या हो जाएगा, एडेनिन हो जाएगा। टी से क्या हो जाएगा, थाइमीन हो जाएगा। और सी से क्या हो जाएगा, साइटोसिन हो जाएगा। और जी से क्या हो जाएगा, ग्वानिन हो जाएगा। ये आपस में जुड़ते हैं मेरे भाई, ठीक है। अब आगे चलते हैं, ठीक है। तो फटाफट से देख लेते हैं। अब मिलिए जीव विज्ञान के सबसे बड़े सुपरस्टार से, जिसका नाम है डीएनए मेरे भाई, ठीक है। इसकी द्विकंडलित संरचना का मॉडल 2 वैज्ञानिकों ने खोजा था, जिनका नाम था मेरे भाई वॉटसन और क्रिक मेरे भाई। इन्होंने बताया था कि हमारा डीएनए सीधे बांस के डंडे जैसा नहीं होता, यह एक घुमावदार रस्सी की सीढ़ी है जो गोल गोल घूमी हुई होती है मेरे भाई, जिसे डबल हेलिक्स मॉडल कहते हैं। इस सीढ़ी के डंडे 4 नाइट्रोजन क्षार से मिलकर बनते हैं। एडेनिन हमेशा थाइमीन के साथ जुड़ता है और साइटोसिनिन हमेशा ग्वानिन के साथ जुड़ता है। इसकी जो बाहरी रस्सी या रीढ़ की हड्डी होती है उसे शुगर फास्फेट बैकबोन कहते हैं। इसके पास खुद की फोटोकॉपी बनाने की जादुई ताकत होती है, जिसे वैज्ञानिक भाषा में द्विगुण या रेप्लिकेशन जो है मेरे भाई कहा जाता है। मतलब बस इसका खास बात यही है, डीएनए के पास खुद की फोटोकॉपी बनाने की अपनी ताकत होती है मेरे भाई। फोटोकॉपी क्या होती है, फोटोकॉपी एक की दूसरी कॉपी बना देता है ना, तो ऐसे ही डीएनए के पास जो है खुद की फोटोकॉपी बनाने की एक ताकत होती है, जिसे वैज्ञानिक भाषा में द्विगुण या फिर रेप्लिकेशन मेरे भाई बोला जाता है, ठीक है। इसके बाद हम चलते हैं आगे और आगे देख लेते हैं, पॉइंट नंबर 14 को देख लेते हैं। आरएनए थाइमेन की जगह यूरी सेल का खेल देख लेते हैं, ठीक है। तो देख लेते हैं एनसीईआरटी का पॉइंट क्या बोलता है। आरएनए एकल कुंडलित संरचना है। अभी हम डीएनए के बारे में बात करके आए हैं ना, डीएनए क्या होता है, द्विकुंडलित होता है, लेकिन आरएनए क्या होता है, आरएनए जो है एक कुंडलित होता है मेरे भाई। आरएनए के बारे में भी बता देता हूं। आरएनए को आप डीएनए का छोटा भाई मान सकते हो मेरे भाई, ठीक है। डीएनए का छोटा भाई आरएनए, ऐसे आप याद रखना, ठीक है। जैसे डीएनए डबल हेलिक्स 2 रस्सियों वाली सीढ़ी होता था ना, अभी हम देख के आए डबल हेलिक्स मॉडल देखा था। आरएनए केवल एकल रज्जू यानी कि सिंगल स्टैंडर्ड, यानी कि सिर्फ एक रस्सी जैसा होता है मेरे भाई। आई बात समझ में। आरएनए की फुल फॉर्म यहां से लिखी है क्या कहीं, चलो नहीं लिखी तो मैं बता देता हूं। आरएनए की फुल फॉर्म, ठीक है। आरएनए की फुल फॉर्म क्या हो जाएगी मेरे भाई, राइबोन्यूक्लिक एसिड मेरे भाई। तो ये चीज आपको याद रखना है, इसकी फुल फॉर्म क्या हो जाएगी, राइबोन्यूक्लिक एसिड हो जाएगी मेरे भाई, ठीक है। आपसे कोई पूछे कि आरएनए क्या है, तो आरएनए मेरे भाई डीएनए का छोटा भाई है मेरे भाई। आई बात समझ में। उसमें द्विकुंडलित रस्सी थी और इसमें आरएनए में क्या है, सिंगल कुंडलित रस्सी है मेरे भाई। आई बात समझ में। चलो आगे चलते हैं। इसमें थाइमीन के स्थान पर यूरेसिल पाया जाता है। यह 3 प्रकार का होता है, एमआरएनए सूचना वाहक, आरआरएनए राइबोसोम निर्माण और टीआरएनए अमीनो अम्ल तथा स्थानांतरण। इसकी खोज के लिए खुराना, नीरेनबर्ग, वैहाली को नोबेल पुरस्कार मिला था। ये सारा इंपॉर्टेंट है, कहीं से भी क्वेश्चन आपको उठा के दे देगा मेरे भाई, ठीक है। आगे चलते हैं। इसका सरल भाषा देख लो। डीएनए की तरह ही उसका छोटा भाई है, जिसे आरएनए कहते हैं। डीएनए जहां डबल रस्सी की सीढ़ी है, वहीं आरएनए केवल एकल रस्सी का होता है। एग्जाम का सबसे बड़ा गूगली सवाल यह छुपा है, आरएनए में डीएनए की तरह एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन तो होते हैं, पर इसमें थाइमीन भाई साहब गायब होते हैं। आई बात समझ में। देखा था ना हमने, डीएनए के अंदर 4 देखा था, उसके अंदर थाइमीन था, लेकिन आरएनए के अंदर जो है, आरएनए के अंदर थाइमीन नहीं होता, ये गायब होता है। थाइमीन की जगह क्या होता है, थाइमीन की जगह यहां पर एक नया क्षारक आकर बैठ जाता है। क्षारक यानी कि बेस की बात कर रहे हैं, जिसे यूरी सेल कहा जाता है मेरे भाई, ठीक है। यह परीक्षा का सबसे पक्का सवाल है। यह 3 भाइयों के रूप में काम करता है। एमआरएनए संदेश लाता है, आरआरएनए फैक्ट्री बनाता है और टीआरएनए अमीनो एसिड के कच्चे माल को ढोकर लाता है। इनकी खोज के लिए इन 3 व्यक्तियों को नोबेल पुरस्कार मिला था। हमारे भारतीय वैज्ञानिक डॉक्टर हरगोविंद खुराना को नोबेल पुरस्कार जो है इसमें मिला था मेरे भाई, ठीक है। इसके बाद हम आ जाएंगे आगे और पॉइंट नंबर 8 को देख लेंगे। भाग नंबर 8 को देख लेते हैं। समसूत्री विभाजन यहां पे लिखा गया है मेरे भाई, ठीक है। तो समसूत्री विभाजन के बारे में थोड़ा सा हम देख लेते हैं मेरे भाई, ठीक है। तो देख लेते हैं भाई, समसूत्री को भी थोड़ा सा पढ़ने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे क्या लिखा गया है, समसूत्री विभाजन फोटोकॉपी और घाव भरने वाला नियम होता है। तो एनसीईआरटी क्या बोलती है, एनसीईआरटी बोलती है कोशिका विभाजन सर्वप्रथम वाल्टर फ्लोमिंग ने देखा था। कोशिका विभाजन जो है ना, सर्वप्रथम किसने देखा था, वाल्टर फ्लोमिंग नाम के व्यक्ति ने देखा था समसूत्री विभाजन।
कायिक या दैहिक कोशिकाओं में होता है। इसमें एक मर्त कोशिका से दो समान संतति कोशिकाएं बनती हैं और गुणसूत्रों की संख्या जो है समान रहती है मेरे भाई। ठीक है, ये क्या कहने की कोशिश कर रहा है, कोशिका विभाजन की यहाँ पे बात कर रहा है। तो आप समझो कोशिका विभाजन होता गया है जब एक पुरानी कोशिका, मैं क्या कह रहा हूं, मैं सिर्फ इतना सा कह रहा हूं, जो मैं लिख रहा हूं ना उस पर ध्यान देना, कोशिका विभाजन, कोशिका विभाजन। ठीक है, तो कोशिका विभाजन क्या होता है मेरे भाई, जब एक पुरानी कोशिका टूटकर नई कोशिका बनाती है। क्या मैं कह रहा हूं, कोशिका विभाजन की डेफिनेशन आपको बता रहा हूं, जब कोई कोशिका टूटकर नई कोशिका बनाती है तो उसे कोशिका विभाजन कहते हैं। सिंपल सी बात है। ठीक है, अब कोशिका विभाजन का सबसे पहले किसने देखा था, तो कोशिका विभाजन को सबसे पहले वोल्टर फ्लोमिंग नाम के व्यक्ति ने जो है देखा था। आई बात समझ में, यहां तक हुआ कोशिका विभाजन, क्योंकि यहां पे दो ही चीज बात कर रहा है, एक तो कोशिका विभाजन की बात कर रहा है, दूसरा समसूत्री की बात कर रहा है। अब हम आते हैं समसूत्री विभाजन। ठीक है, कोशिका विभाजन तो हमने देख लिया, अब मैं बताता हूं आपको समसूत्री विभाजन के बारे में। समसूत्री विभाजन क्या होता है, ठीक है, समसूत्री विभाजन क्या होता है। तो सम का अर्थ क्या होता है, समान। सम का अर्थ क्या होता है, समान होता है मेरे भाई। ठीक है, समान का समान, और सूत्री का अर्थ होता है गुणसूत्र मेरे भाई। सूत्री का अर्थ क्या होता है, गुणसूत्र। गुणसूत्र लिखेंगे ना, ये क्या लिख दिया, गुणसूत्र, बस मिला दो इसको, क्या बन गया, समान, सम सूत्री गुणसूत्र, समान गुणसूत्र वाले समसूत्री विभाजन कहलाएंगे। सिंपल सी बात है, आया बात। समसूत्री विभाजन क्या होता है, तो समसूत्री का मतलब होता है ऐसा विभाजन जिसमें बनाने वाली नई कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या बिल्कुल मम्मी यानी कि मात्र कोशिका के बराबर होती है मेरे भाई, मात्र कोशिका के बराबर होती है। आई बात समझ में, सिंपल सी बात है। जो समसूत्री विभाजन होता है वो क्या होता है, समसूत्री यानी कि ऐसा विभाजन जिसमें बनने वाली नई कोशिकाओं में गुणसूत्र की जो संख्या होती है ना, वो बिल्कुल मात्र कोशिका के बराबर होती है। मात्र कोशिका यानी कि पुरानी कोशिका। अभी बात करके आए ना कोशिका विभाजन के बारे में, मैंने क्या बताया, कोशिका विभाजन वही होता है मेरे भाई जो पुरानी कोशिका से नई कोशिका बनती है, उसको कोशिका विभाजन बोलते हैं। अब समसूत्री विभाजन क्या होता है, समसूत्री विभाजन वो होता है जब पुरानी कोशिका से नई कोशिका बनेगी और उनकी संख्या सेम रहेगी, मतलब जितनी संख्या पुरानी कोशिका में थी उतनी ही संख्या नई कोशिका में आएगी, तो उसको समसूत्री विभाजन बोला जाता है। आई थिंक यहां तक सारी चीजें जो है क्लियर हो गई होगी मेरे भाई। ठीक है, कहां पर होती है ये, तो शरीर की कायिक या फिर दैहिक कोशिकाओं में ये होता है मेरे भाई। ठीक है, उदाहरण के तौर पर बात करूं, समसूत्री का उदाहरण यहां पे लिखा है ना, ये देखो कहां गया ये, कहां था ये रहा, हाँ ये था ना, इसमें मात्र कोशिकाओं दो समान संतति बनती है और गुणसूत्र की संख्या समान होती है। कोई बात नहीं, इसमें नहीं लिखा है फिर भी बता देता हूं, कायिक या दैहिक कोशिकाओं में होता है। तो इसके अंदर उदाहरण आप ये याद रखना, जब आपको चोट लग जाती है, ठीक है, जब आपको चोट लग जाती है, हाथ कट जाता है, तो घाव भरने के लिए जो प्रक्रिया फोटोकॉपी की तरह काम करती है ना और बिल्कुल एक जैसी कोशिका बना देती है, वो यही होती है मेरे भाई, समसूत्री विभाजन ही होती है मेरे भाई। ठीक है, अब सरल भाषा में देखो, इस चैप्टर के सबसे आखिरी और सबसे कठिन टॉपिक का पोस्टमार्टम करते हैं, जिसका नाम है कोशिका विभाजन। जब एक पुरानी कोशिका टूटकर नई सहेलियां या बच्चे बनाती है, उसे विभाजन कहते हैं, जैसे मैंने ऊपर बताया था। इसका पहला अखाड़ा है समसूत्री विभाजन। समसूत्री विभाजन क्या करता है, नाम को तोड़ो। सम का मतलब होता है समान, सूत्री का मतलब होता है गणसूत्र, यानी ऐसा विभाजन जिसमें बनाने वाले बच्चों के पास गुणसूत्रों की संख्या बिल्कुल मम्मी कोशिका के बराबर यानी कि मात्र कोशिका के बराबर है। यह हमारे शरीर की कायिक या दैहिक कोशिकाओं में होता है। जैसे जब आपको चोट लग जाती है या हाथ कट जाता है, तो वहां की चमड़ी को वापस भरने के लिए यही समसूत्री विभाजन धड़ाधड़ फोटोकॉपी की तरह काम करता है और एक से दो बिल्कुल सेम कोशिकाएं बना देता है। आई होप आपको समझ आया होगा समसूत्री विभाजन क्या होता है। एक बार फिर से बताता हूं, डोंट वरी। समसूत्री विभाजन क्या काम करता है, फॉर एग्जांपल आपने देखा होगा आपके हाथ की कोई चमड़ी कट गई या फट गई, तो क्या करेगा समसूत्री विभाजन का काम क्या है, फोटोकॉपी बनाना, दबादब फोटोकॉपी। तो अगर चमड़ी फट गई ना, तो समसूत्री विभाजन क्या काम करेगा, वैसी ही चमड़ी फटाफट बनाने स्टार्ट करेगा। देखते हो ना, उस पर आप तेल लगाते हैं या फिर कल सुबह तक 1 या 2 दिन के बाद दोबारा चमड़ी सेम आनी स्टार्ट हो जाएगी, तो उसी को बोलते हैं फोटोकॉपी की तरह धड़ाधड़ वैसी ही चमड़ी बनाना स्टार्ट कर देता है। कौन बनाना स्टार्ट कर देता है, समसूत्री विभाजन। बस दैट्स इट, इससे आगे मैं नहीं बता सकता। आगे चलते हैं, वीडियो लंबा हो रहा है, आई होप आप समझ भी रहे होंगे। ठीक है, पहला तो हमने देख लिया समसूत्री, अब देख लेते हैं अर्धसूत्री मेरे भाई। ठीक है, फटाफट देखते हैं अर्धसूत्री विभाजन क्या होता है, गुणसूत्रों को आधा करने वाला जनन प्रक्रम मेरे भाई। ठीक है, एनसीईआरटी क्या बोलता है, अर्धसूत्री विभाजन केवल जनन कोशिकाओं में होता है मेरे भाई। ठीक है, अर्धसूत्री विभाजन कहां पर होता है, केवल जनन कोशिकाओं में होता है। इसकी खोज फार्मर तथा मूर ने की थी, ये इंपॉर्टेंट है भाई, ये जो वैज्ञानिक यहाँ पे लिखे है ना, फाउंडर किसने किया था ये याद रखना।
इसमें एक मात्र कोशिका से 4 संतति कोशिका बनती है मेरे भाई, ठीक है। समसूत्री में हमने क्या देखा था, बिल्कुल सेम फोटोकॉपी बना देता है और जितनी संख्या मात्र की होती है उतनी ही संख्या नए में होती है, लेकिन यहाँ पे अलग है मेरे भाई, इसमें एक मात्र कोशिका से 4 संतति कोशिकाएं बनाई जाती है, उसको अर्धसूत्री विभाजन कहा जाता है और गुणसूत्र की संख्या आधी हो जाती है। इसकी पूर्वावस्था 1-5 उप अवस्थाओं लेप्टनिन, जाइगोटिन, पैकिटन, डिप्लोटिन, डाइकोनोसिस में बटी होती है। पैकिटन में क्रॉसिंग ओवर और एक कायन जमाटा के कारण विभिन्नताएं आती हैं। असूत्री विभाजन अविकसित जीवों यानी कि जीवाणु कवक में होता है मेरे भाई। दोनों को एक ही में कर दिया है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, सरल भाषा में देखते हैं और चैप्टर को खत्म करते हैं मेरे भाई, ठीक है। चलिए देख लेते हैं, चैप्टर को खत्म करना स्टार्ट करते हैं फटाफट से, एक सेकंड, ठीक है। यहां से हम सरल भाषा देखना स्टार्ट करते हैं। सरल भाषा में क्या बोल रहा है सरल भाषा कह रहा है भाई दूसरा सबसे खतरनाक विभाजन है अर्धसूत्री विभाजन। इसके नाम में ही इसका पोस्टमार्टम छिपा है। अर्ध का मतलब होता है आधा और सूत्री का मतलब होता है गुणसूत्र, यानी इसमें गुणसूत्रों की संख्या आधी रह जाती है। केवल हमारे शरीर की जनन कोशिकाओं, स्पर्म और अंडे में जो है पाया जाता है। आगे चलते हैं। इसकी खोज फार्मर और मूर ने की थी। इसमें एक मम्मी कोशिका टूटकर 2 नहीं बल्कि पूरे 4 बच्चे संस्थिति में बनाती है मेरे भाई। इसकी जो पहली स्टेज होती है पूर्वावस्था 1, वो बहुत ही नखरे वाली होती है। वो 5 छोटी उप अवस्थाओं में बटी होती है, लेप्टोनिन, जाइगोटिन, पैकिटिन, डिप्लोटिन और डाइकोनोसिस। इनमें जो पैकिटिन स्टेज है उसमें मम्मी और पापा के क्रोमोसोम आपस में गले मिलते हैं और अपने जीन्स की अदला बदली करते हैं, जिससे विज्ञान में क्रॉसिंग ओवर कहते हैं। इसी क्रॉसिंग ओवर के कारण दुनिया में हर बच्चा अपने माँ बाप से थोड़ा थोड़ा अलग और सुंदर दिखता है, और जो अविकसित बैक्टीरिया होते हैं उनमें बिना किसी तामझाम के सीधे केंद्र खींचकर टूट जाता है, जिसे असूत्री विभाजन कहा जाता है मेरे भाई, ठीक है। यहां पर हमारा चैप्टर ये खत्म होता है मेरे भाई, ठीक है। पूरा चैप्टर मैंने आसान भाषा में समझा दिया है। उम्मीद करता हूं आपको समझ आया होगा। इतना भी एक्सेप्ट करता हूं वीडियो थोड़ा सा लंबा जरूर लगा होगा, लेकिन इस चैप्टर को देखने के बाद, यहां पे क्वेश्चन देखने के बाद आप एक अलग फील महसूस करोगे, एक अलग एनर्जी महसूस करोगे, और यकीन मानता हूं मैं यहां से फील कर पा रहा हूं। आप अभी ऐसा सोच रहे होगे सच में यार चैप्टर तो आज ही समझ आया मेरे भाई। आज ही जो शब्द थे ना मुश्किल जैसे कि कोशिका हो गया, कोशिका भित्ति हो गया है, ये जितने भी शब्द थे आज इनका मतलब असल में समझ आया। मैं उम्मीद करता हूं ऐसा ही आप अभी सोच रहे होंगे, मैं आपको फील कर सकता हूं मेरे भाई। और जब तक आप ऐसे फील नहीं स्टार्ट करना शुरू करोगे ना, यकीन मानना आप बहुत दूर हो मेरे भाई चीजों से, ठीक है। अब बिना किसी देरी के सारा चैप्टर मैंने करवा दिया है। अब देख लेते हैं एक बार, ठीक है। हाँ, क्वेश्चन चल रही है, डाउनलोड रिकॉर्डिंग चल रही है। अब फटाफट से एक एक क्वेश्चन लगाना स्टार्ट करते हैं और चैप्टर को खत्म कर देते हैं मेरे भाई, ठीक है। तो देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या बोल रहा है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बोल रहा है कोशिका जीवधारियों की रचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई है मेरे भाई, ठीक है। जीवधारियों की रचनात्मक एक एवं कार्यात्मक इकाई कौन सी है, कोशिका की है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हो गया। इसके वैज्ञानिक अध्ययन को जीव विज्ञान में क्या कहा जाता है, तो आप सभी जानते हैं भाई इसके अध्ययन को क्या कहा जाता है, साइटोलॉजी बोला जाता है। ऑप्शन नंबर सी यहां पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कुछ भी नहीं बताऊंगा, सारी चीज मैं डिटेल से बता के आया हूं, यहां से बाकी सारी चीजें यहां पे लिख भी दी गई है, ठीक है। डायरेक्ट आंसर बताऊंगा, आपको पता भी होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर सेकंड पर चलते हैं। संसार की सबसे छोटी कोशिका माइक्रोप्लाज्मा गैलिप्सोप्टिकम है। इसके विपरीत पूरी दुनिया की सबसे बड़ी कोशिका किसे माना जाता है, देखा था ना हमने, संसार की सबसे बड़ी किसको देखा था, शुतुरमुर्ग का अंडा देखा था। मानव शरीर की तंत्रिका कोशिका तो कौन सी है, न्यूरॉन है। ये मानव शरीर की है भाई, याद रखना, जो दिमाग सिर से लेके पार तक जाती है। मानव शरीर की अगर पूछे तो आप न्यूरॉन बताओगे, ठीक है। अगर आपसे पूछे भाई सबसे बड़ी कौन सी है, संसार की सबसे बड़ी, तो आप शुतुरमुर्ग का अंडा बताओगे। ऑप्शन नंबर बी यहां पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोला गया, कोशिका के भीतर होने वाले समस्त जैविक क्रियाओं और अंगों पर नियंत्रण रखने के कारण किसे कोशिका का नियंत्रण कक्ष कहा जाता है, तो कंट्रोल रूम ऑफ सेल किसको बोला जाता है, केंद्रक को बोला जाता है, न्यूक्लियस को बोला जाता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर सी हो जाएगा मेरे भाई। याद रखना केंद्रक की खोज जो है 1831 में रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। हर चीज इंपॉर्टेंट है इस नोट्स के अंदर, इस पीडीएफ के अंदर जितना मैंने इंक्लूड किया है ना, ये मानना कि ये पूरा चैप्टर है मेरे भाई, ठीक है। आई बात समझ में। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है, कोशिकाओं के भीतर प्रोटीन की फैक्ट्री या प्रोटीन संश्लेषण का मुख्य केंद्र निम्नलिखित में से किस नन्हे कोशिकाओं को माना जाता है, तो हमने क्या देखा था, राइबोसोम को देखा था मेरे भाई, ठीक है। राइबोसोम क्या है, फैक्ट्री है मेरे भाई, अंदर प्रोटीन संश्लेषण करती है, ठीक है ना। चलिए ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 4 का। इसके बाद हम चलते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 5 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है, जब कोशिका क्षतिग्रस्त या फिर मृत हो जाती है तो कौन सा अंग फटकर अपने आप ही पाचन एंजाइमों में अपनी कोशिका को नष्ट कर देता है, जिसे आत्मघाती थैली या फिर सुसाइड बैग कहा जाता है। लाइसोसोम को जो है आत्मघाती थैली जो है बोला जाता है मेरे भाई, ठीक है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है, तो क्वेश्चन नंबर 6 बोल रहा है मेरे भाई, कोशिका के भीतर श्वसन क्रिया संपन्न करके एटीपी के रूप में ऊर्जा का सिक्का बनाने वाले किस अंग को कोशिका का बिजली घर पावर हाउस किसको बोला जाता है, सभी को बोल रहा है पता है, माइटोकॉन्ड्रिया का जो है
पावर हाउस कहा जाता है मेरे भाई। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 बोल रहा है केवल पादप कोशिकाओं के चारों ओर पाया जाने वाला कड़ा और दृढ़ आवरण कोशिका भित्ति, देखा था ना हमने, कोशिका भित्ति इंसानों में नहीं पाया जाता, मुख्य रूप से किससे बना होता है, तो सेल्यूलोज से बना होता है मेरे भाई, ठीक है, सेल्यूलोज से बना होता है। ढूंढ लो कहां पर है सेल्यूलोज, यहां से नहीं है, ऑप्शन नंबर बी यहां पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा मेरे भाई, ठीक है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8। टमाटर का बहुत ही खूबसूरत लाल चटक रंग किसके कारण होता है, लाइकोपीन के कारण होता है। लाइकोपीन ढूंढ लो, लाइकोपीन, ऑप्शन नंबर बी यहां पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा मेरे भाई, ठीक है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोल रहा है, केंद्रक के अंदर पाई जाने वाली सघन केंद्रिका, देखा था ना हमने, ये पूरा केंद्रक था, इसके अंदर एक छोटा सा बिंदु, ये क्या है, ये केंद्रिका है मेरे भाई, ठीक है। केंद्रिका में राइबोसोम आरएनए का भारी मात्रा में निर्माण होता है, इसीलिए इसे किसका कारखाना कहा जाता है, तो इसे आरएनए का जो है कारखाना मेरे भाई बोला जाता है। आगे आ जाएंगे क्वेश्चन नंबर 10 पर। क्वेश्चन नंबर 10 बोल रहा है कशेरुकी जीवों की यकृत कोशिकाओं में उपस्थित कौन सा अंग हानिकारक विषैला पदार्थों तथा दवाओं का निराविषीकरण करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, तो कौन निभाता है मेरे भाई, तो ये ऑप्शन नंबर बी निभाता है, चिकनी परद्रव्य जालिका जो है ये निभाती है मेरे भाई, ठीक है। यहां से भी देख लेना, परद्रव्यिका जालिका। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोल रहा है, तो क्वेश्चन नंबर 11 ना, हाँ ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 बोला है अंतः परद्रव्यिका जालिका में बने पदार्थों को पैकेटों में बंद करने, पैकेजिंग तथा उन्हें कोशिका के अंदर बाहर भेजने का कारण है, किसी कोशिका को ट्रैफिक पुलिस भी कहते हैं। देखा था ना हमने, पैकेजिंग का काम कौन करता है, बताइए फटाफट, थोड़ा सा सोचो, कौन करता है, गोल्जी काय करता है, देखा था ना, कोल्जी काय क्या काम करता है, इसको ट्रैफिक पुलिस भी बोला जाता है। पैकेजिंग का काम करता है और कुरियर यानी कि ट्रांसफर करने का काम करता है गोल्जी को। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 12 बोल रहा है जंतु कोशिकाओं में पाए जाने वाले तारक काय, ये भी हमने चैप्टर जो स्टार्ट किया था, अंतिम पॉइंट बताया था, मुख्य जैविक कार्य निम्नलिखित में से क्या होता है, तो तारक काय का मुख्य जैविक कार्य क्या होता है मेरे भाई, तो इसका मुख्य कार्य होता है कोशिका विभाजन के समय तंतु बनाना मेरे भाई, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी यहां पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तारक काय की खोज टी बोवेरी ने की थी, यह 2 सेंट्रियोल से मिलकर बना है, जिसका मुख्य कार्य सेल डिवीजन, कोशिका विभाजन के समय गुणसूत्रों को खींचने वाले तुर्क तंतुओं का जो है निर्माण करना है मेरे भाई, ठीक है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 क्या बोल रहा है, कोशिकाओं के भीतर क्रोमैटिन धागे आपस में सिमटकर मोटे हो जाते हैं, ठीक है। देखा था ना हमने, पहले ऐसे सिंपल से धागे होते हैं जिनको क्या बोला जाता है, क्रोमैटिन धागे बोलते हैं, बाद में ये मोटे मोटे धागे बन जाते हैं, मतलब आपस में जुड़कर जो है मोटे मोटे धागे बन जाते हैं, इनको क्या बोला जाता है, इनको गुणसूत्र बोला जाता है। गुणसूत्र का एक दूसरा नाम है, क्या होता है, क्या बोला जाता है मेरे भाई, क्रोमोसोम, इनका जो है दूसरा नाम होता है। तो आगे क्या बोल रहा है, गुणसूत्र क्रोमोसोम बनते हैं। इन गुणसूत्र शब्द का नामकरण किस वैज्ञानिक ने किया था, तो किस वैज्ञानिक ने किया था, वाल्डेयर ने किया था मेरे भाई, ठीक है। ऑप्शन नंबर 13 का राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में बोल रहा है डीएनए के छोटे से क्रियात्मक खंड को जीन कहते हैं। इस प्रसिद्ध जीन शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक ने किया था, हमने देखा था ना, जीन शब्द क्या करता है मेरे भाई, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट काम करता है, ये क्या करता है, जीन शब्द आपके कलर का काला रंग, आंखों का जो आपके आंखों का जो काला रंग है ना, वो जीन के कारण होता है, आपकी जो हाइट बढ़ती है वो जीन के कारण होता है, मेन काम करता है। तो ये जो जीन शब्द है, इसका सर्वप्रथम जो नाम है किस वैज्ञानिक ने दिया था, तो किसने दिया था, जोहानसन ने दिया था। ऑप्शन नंबर सी यहां पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, यहां पे लिखा होगा जोहानसन, देखो जोहानसन ने किया था, ठीक है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 बोल रहा है जेम्स वाटसन एवं फ्रांसिस क्रिक को विज्ञान के किस क्षेत्र में द्विकुंडलित संरचना मॉडल हेलिक्स मॉडल की खोज के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था, तो डीएनए की संरचना के लिए जो है इनको ये पुरस्कार दिया गया था। आगे चलते हैं मेरे भाई, क्वेश्चन नंबर 16 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 बोल रहा है डीएनए की संरचना में 4 मुख्य नाइट्रोजन क्षार पाए जाते हैं, हमने देखा था। इसके विपरीत आरएनए में थाइमीन के स्थान पर कौन सा विशिष्ट क्षार पाया जाता है, हमने देखा था ना, डीएनए के अंदर 4 हमने देखे थे, उसके अंदर एक थाइमीन भी था, ठीक है। उसके बाद हमने क्या देखा था, आरएनए देखा था। आरएनए में भी 3 तो सेम थे, लेकिन इसके अंदर एक चीज गायब थी, थाइमीन गायब थी। थाइमीन की जगह किसने ले ली थी मेरे भाई, थाइमीन की जगह इसने यूरिसेल ने ले ली थी। ऑप्शन नंबर जो है यहां पर आ जाएगा मेरे भाई, आई बात समझ में, ऑप्शन नंबर सी यहां पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे आ जाएंगे क्वेश्चन नंबर 17 पर। क्वेश्चन नंबर 17 बोल रहा है आरएनए की जादुई रासायनिक संरचना और कोड की खोज के लिए किस भारतीय मूल के महान वैज्ञानिक को संयुक्त रूप से नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, डॉक्टर हरगोविंद खुराना को जो है नोबेल पुरस्कार दिया गया था। आगे आ जाएंगे क्वेश्चन नंबर 18 पर।
18 बोल रहा है हमारे शरीर की त्वचा, हाथ पैर की चोट या घाव को भरने और नई कायिक या दैविक कोशिकाओं का निर्माण करने में कौन सा विभाजन कार्य करता है। देखा था ना हमने, तीन देखे थे, समसूत्री विभाजन देखा था, अर्धसूत्री विभाजन देखा था ना। उसके अंदर धड़ाधड़ फोटोकॉपी कौन कर रहा था, जैसे हमारी चोट लग जाती है, हमारी चमड़ी फट जाती है, तो उसी जैसी चमड़ी को धड़ाधड़ बनाने की कोशिश कौन करता था, समसूत्री करता था। तो समसूत्री इसका ऑप्शन हो जाएगा, ढूंढ लो कहां पर है, अर्धसूत्री नहीं होगा, ऑप्शन नंबर बी यहां पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19। माता पिता के जनन अंगों की जनन कोशिकाओं में होने वाले उस विभाजन को क्या कहते हैं जिसके फलस्वरूप गुणसूत्रों की संख्या जो है ठीक आधी होती है, अर्धसूत्री होती है मेरे भाई, ठीक है, अर्धसूत्री होता है। ये भी हम देख के आए थे ना। समसूत्री में क्या होता था, समसूत्री में होता था पुरानी कोशिका से जो नई कोशिका बनती है, नई कोशिका जो बनी है उसमें भी संख्या उतनी होगी जितनी पुरानी कोशिका में थी समसूत्री के अंतर्गत। लेकिन अर्धसूत्री में क्या होता है, अर्धसूत्री में ये होता है कि संख्या आधी हो जाती है, पुरानी कोशिका से जो नई संख्या बनती है ना वो अर्धसूत्री होती है, आधी हो जाती है। तो अर्धसूत्री जो है राइट ऑप्शन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 19 का। आगे चलते हैं, अर्धसूत्री हो जाएगा मेरे भाई, ठीक है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर किस पे चलते हैं, क्या हो गया, क्वेश्चन नंबर 20 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 क्या बोला है, अर्धसूत्री विभाजन की किस अत्यंत महत्वपूर्ण उप अवस्था में गुणसूत्रों के बीच जीन्स की अदला बदली अर्थात क्रॉसिंग ओवर की घटना होती है। देखा था ना वहां पे मेल और फीमेल यानी कि माता और पिता के जो है आपस में गले मिलते हैं और वहीं से जो है बच्चे में अलग अलग जो है डिफरेंस आता है। तो ये क्या था मेरे भाई, लेप्टोनिन नहीं था, जागोटीन नहीं था, पैकोटीन था, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 बोल रहा है कि जीवाणु कवक तथा प्रोटोजोआ जैसे अविकसित एक कोशीय जीवों में बिना किसी जटिल तामझाम के सीधे होने वाले अलैंगिक विभाजन क्या कहलाते हैं, ये नहीं कहलाते, समसूत्री नहीं कहलाते, अर्धसूत्री नहीं कहलाते, असूत्री विभाजन कहलाते हैं मेरे भाई, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 में बोल रहा है पादप कोशिकाएं यानी कि पेड़ पौधों की जो कोशिकाएं होती है में जब कोशिका का विभाजन होता है तो साइटोकाइनेसिस के दौरान बीच में किस पट्टी का निर्माण होता है जो जंतु कोशिका में नहीं बनती है, कोशिका पट्टिका। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 22 का मेरे भाई। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 क्या बोल रहा है, जंतु कोशिकाओं में ऊर्जा का संचय कार्बोहाइड्रेट व ग्लाइकोजन के रूप में होता है, इसके विपरीत पादप कोशिकाओं में ऊर्जा का संचय किस रूप में होता है मेरे भाई, किस रूप में होता है। तो 23 का राइट ऑप्शन जो है ऑप्शन नंबर स्टार्च या मंड के रूप में हो जाता है मेरे भाई, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी हमने देखा था, वर्णी लवक और अवर्णी लवक देखा था। वर्णी लवक तो पेड़ पौधों के जो रंग में दिखता है मतलब, ठीक है, और अवर्णी लवक जो अंधेरे में होता है, पेड़ों की जड़ों में होता है, वो क्या इकट्ठा करने का काम करता है, स्टार्च मंड के रूप में इकट्ठा करता है मेरे भाई, ठीक है। अब इतनी मेहनत से आपको वीडियो करवा रहा हूं मेरे भाई, ठीक है, और दिख भी रही होगी आपको, तो बस एक चीज़ आपको कर देना, मैं बार बार नहीं बताता हूं, शेयर और लाइक कर दिया करो, मेरा वीडियो को लाइक कर दिया करो, वीडियो को शेयर कर दिया करो, हर ग्रुप में जिससे भी आप जुड़े हो, जो आपको लगता हो आपका खासम खास है, भाई है, दोस्त है, उसके साथ प्लीज़ इस वीडियो को शेयर कर दिया करो। इतना तो कर ही सकते हो मेरे भाई मेरे लिए, ठीक है ना। और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, कोई नया बच्चा जुड़ा हो, ठीक है, और चैनल को भी शेयर कर देना प्लीज। आप ही हो जो मेरे इस चैनल को थोड़ा सा ग्रोथ कर सकते हो, जिससे मैं आने वाले टाइम में आपके लिए इससे भी बेहतरीन और एक ही जगह सारा डाटा लेकर आ सकूं मेरे भाई, ठीक है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 क्या बोला गया, इंसानी शरीर मनुष्य की कोशिकाओं के भीतर कुल कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं। तो इसके अंदर 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं, 23 जोड़ी पाए जाते हैं। कहां पर गया 23 जोड़े, ऑप्शन नंबर ए यहां पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25 जो कि आज का लास्ट क्वेश्चन रहने वाला है, कोशिकाओं के भीतर पाए जाने वाले अवर्णी लवक उस प्रकार का नाम बताइए, अवर्णी लवक के उस प्रकार का नाम बताइए जो आलू और भूमिगत तनों में स्टार्च या मंड का संचय करता है। तो क्या हो जाएगा मेरे भाई, एमेप्लाइलोलास्ट हो जाएगा, ठीक है, सी हो जाएगा मेरे भाई, सी हो जाएगा ना। अवर्णिक पौधों के अंदर भागों में जड़े होते हैं, इनमें से एमेप्लास्ट कार्बोहाइड्रेट, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और यहाँ पर जो है हमारा चैप्टर भी खत्म होता है मेरे भाई, ठीक है। बिल्कुल आसान भाषा में मैंने यहाँ पर आपको करके दे दिया है, यकीन मानना। अगर साइंस के लिए आप पूरी प्लेलिस्ट देखना चाहते हो ना, एनसीईआरटी बिना पढ़े, तो इस पूरी प्लेलिस्ट को देख लेना, आपको कहीं भी दिक्कत नहीं आएगी मेरे भाई, ठीक है। जितना मेरे से हो सकता है, जितना मैं सिंप्लीफाई आपके लिए कर सकता हूं, उतना मैं यहां पर आपके लिए कर रहा हूं। फिर भी देखो कंप्लीट तो कोई भी चीज़ नहीं होती है मेरे भाई, ना कोई इंसाफ होता है, ठीक है। मैं फिर भी अपना बेस्ट देने की यहां पर कोशिश करता हूं। बस आप मेरे लिए वीडियो को लाइक कर देना और वीडियो को शेयर कर देना। और पीडीएफ अभी तो मैं शेयर नहीं कर पा रहा हूं क्योंकि टेलीग्राम बैन है, जैसे ही ऑन होगा डोंट वरी, सारी पीडीएफ आप ही के लिए बनाई गई है, आप ही को मिल जाएगी मेरे भाई, ठीक है। पीडीएफ की टेंशन नहीं लेनी है, बस इस वीडियो को डिटेल से पूरा वीडियो देखा करो, तभी आपको समझ आएगा मेरे भाई। आपको टाइम लगाना पड़ेगा, यकीन मानिएगा 5, 10, 15 मिनट ये वीडियो देख के आपका काम नहीं चलेगा। मुंह पे बोल रहा हूं आपके, चाहे आपको बुरा लगे इस चीज का। सिलेक्शन लेना है तो पूरी 1-1.5 घंटे की ये वीडियो देखनी पड़ेगी। अगर नहीं देखनी तो एनसीईआरटी जाके पढ़ लो मेरे भाई, ऑफलाइन एनसीईआरटी जाके पढ़ लो, जो कि बेहद बोरिंग रहेगा क्योंकि वहां पे हर शब्द का मतलब आपको एनसीईआरटी नहीं बताएगी मेरे भाई।
ठीक है। तो ऐसे ही प्रोसेस करनी पड़ेगी आपको सिलेक्शन लेने के लिए, बाकी आपकी मर्जी है मेरे भाई। ठीक है, बस जुड़े रहिएगा, अपनी तैयारी करते रहिएगा। कल एक डिटेल से वीडियो बना दूंगा, एग्जाम डेट के ऊपर चर्चा करेंगे, हरियाणा पुलिस की एग्जाम डेट और ग्रुप डी की एग्जाम डेट और पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट कलर की एग्जाम डेट मेरे भाई। ठीक है, वीडियो सेशन आपको कैसा लगा दिल से बताइएगा, फीडबैक कैसी आपको लग रही है, कैसी मेरे से जुड़ने के बाद आपकी तैयारी हो पा रही है मेरे भाई। ऑनेस्टली बताना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप भी मेरी तरह है, मैं भी आपकी तरह हूं, दोनों भाई मिलकर काम करेंगे। वो कहते हैं ना कि दो भाई दोनों तबाही मेरे भाई। ठीक है, घबराने की जरूरत नहीं है, स्पेशली किसके लिए, डेटा के लिए मेरे भाई, पीडीएफ के लिए मेरे भाई। आपके जो मन में है ना वो मुझे बता देना कि भाई ये चीज़ रह गई है, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछता है, डेफिनेटली उस पर काम करूंगा। टाइम जरूर लग सकता है लेकिन एग्जाम से पहले डेफिनेटली दे दूंगा मेरे भाई। आई बात समझ में? तो जुड़े रहिएगा। आज के सेशन में इतना ही रखते हैं। कल की क्लास में हम जो है चैप्टर नंबर 5 करेंगे, यानी कि बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 5 करेंगे मेरे भाई। ठीक है, आज की वीडियो में इतना ही। तब तक अपना पढ़ते रहो, लगातार पढ़ाई करते रहो। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।